ठीक है अभी? चलो ठीक हो सब, जोर से बोलो ना। लास्ट पर पूछ रहा हूँ, जोर से चिल्लाओ तब स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से पूछ रहा हूँ, क्या ठीक हो? ऐसा ना हो, एकदम रिलैक्स रह के देख लेना है। तो कल तक जहां तक भी हुआ था, पहला उसमें कोलेरा दिमाग में है, और कोलेरा याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो कोलेरा को भूलना मत, ठीक है? ये थोड़ा माइंड में रहना चाहिए। तो कोलेरा में सबसे पहला है कि सर अफ्रीकन कंट्रीज, क्या दिख रहा है? अफ्रीकन कंट्रीज। और इसमें बोल रहा है कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन जान रहे हैं, वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ कोलेरा में, और उसके कारण बहुत लोगों का डेथ हो गया है। और एक डेटा नीचे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इधर देखिएगा, लगभग 687 लोग लगभग डेथ हो गए 5 अफ्रीकन कंट्रीज में। और कितने केसेस हैं? लगभग 27,300। आप आइडिया लगाइए कि 5 देशों में या पूरे अफ्रीकन में टोटल कंट्रीज लगभग 55-56 कंट्रीज है, ठीक है? और उसके बाद इतने कंट्रीज के इतने देशों में 27,300 नए केसेस हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैंने कितनी बार बोला है कि गवर्नमेंट जो भी डेटा निकालेगी मरने वालों की, कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। जानबूझकर कम बोलेगी। मरे 1000 है तो बोलेगा आधा से ज्यादा, ऐसे कि अप्रोक्स 300-400 लोग मरे हैं, ठीक है? अच्छा वो इसलिए भी किया जाता है कि लोग पैनिक ना हो जाए। अब कोरोना में जैसे बोल दिया जाएगा कि करोड़ों लोग मर गए, अब जो नहीं जिंदा है ना, वो हार्ट अटैक से मर जाएगा, और बहुत जन जो है वो ऐसे ही मरे। तो लॉजिक ये है, बस कट टू कट डायरेक्ट दिमाग में रखिएगा कि सर जब हम कोलेरा बोले अफ्रीकन कंट्रीज, एक डेटा लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखना, WHO ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि क्लाइमेट चेंज कुड मेक कोलेरा एपिडेमिक्स मोर कॉमन एज द बैक्टीरिया दैट कॉजेज द डिजीज कैन रिप्रोड्यूस मोर क्विकली इन वार्मर वाटर। ध्यान से समझिएगा, बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है सबका फीचर्स अलग अलग है। अभी बस ये समझना, जितना गर्म पानी होगा और ये उसका डिजीज जिससे कि कोलेरा फैल रहा है, वो बैक्टीरिया गर्म वाटर में काफी स्प्रेड होगा। किसमें? गर्म वाटर में, ठंडे में नहीं। तो सर हुआ ये कि WHO ने बोला कि क्लाइमेट चेंज जैसे ही हुआ, अचानक से क्लाइमेट चेंज में पानी का चेंजेस हुआ, गर्म हुआ, और उस गर्म में बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ा कि घटा? बढ़ा, और जिसके कारण डेथ का संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लास्ट पर बोल रहा हूं, क्या सब ठीक हो? तो मुझे बताओ वाकई में कि जिंदा हो तो प्रमाण दो, ताकि अलर्ट रहो। ऐसे सुस्त चेहरे नहीं चाहिए, मरा हुआ जिंदा वाला, थोड़ा अलर्ट चाहिए तो मजा आएगा ज्यादा। तो फिर से बोलो, लास्ट बार चिल्लाओ कस के जोर से, क्या ठीक हो? ऐसा नो। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला मैंने बोला कि सर अगर कोलेरा की बात कर रहे हैं तो कोलेरा अफ्रीकन कंट्रीज में है, अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा और कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ, अफ्रीका में हुआ है तो क्या धीरे धीरे वो स्प्रेड होकर दूसरे कंट्री में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और WHO ने कितनी बार बोला है? क्या WHO ने बोला कि हमने अफ्रीकन कंट्रीज पे ध्यान कम दिया, जिसके कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पूरा आउटर वर्ल्ड में फैल गया। और मैंने क्या बोला? कोरोना का भले ही बहुत नुकसान है, लेकिन एक फायदा क्या बोला था अफ्रीकन कंट्रीज के लिए? क्योंकि वहां पे लोग साफ सुथरा नहीं रह पाते थे, क्योंकि हर दिन बारिश होता है अफ्रीकन कंट्रीज में, हर दिन धूप। हम थोड़े से बारिश में एकदम किचिर विचिर में परेशान हो जाते हैं, और जहां डेली बारिश होता है वहां पे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? और कोरोना आने के कारण चूंकि साफ सफाई पे हमने खूब ध्यान दिया, अफ्रीका के लोग थोड़े साफ सफाई करने लगे, जिसके कारण बीमारी की संख्या कम हो गया। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो लॉजिक ये है कि सर कोलेरा जो है उसके कारण पूरा का पूरा अफ्रीकन कंट्रीज प्रभावित है, बहुत सारे नए केसेस आए हैं, कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। हमारे लिए सेंसिटिव मुद्दा इसलिए है क्योंकि WHO ने बोला पूरे लोगों को सतर्क करना जरूरी है। यहां तक ठीक? जोर से बोलो। अब सर ये कोलेरा की बीमारी के अंदर एक पॉइंट आपको लिखना है, पहला कि कोलेरा जो है, ध्यान से समझिएगा, जो बोल रहा हूं उस पॉइंट पे हाईलाइट करके लिखिएगा। एक पहला लिखिएगा, कोलेरा इज एन एक्यूट। एक्यूट होता है अलग, एक्यूट का मीनिंग होता है सर शॉर्ट टर्म, जो बीमारी बहुत परमानेंट नहीं हो। अच्छा आपने अगर सुना होगा तो एक बीमारी होता है डायरिया, सुने हैं? और डायरिया जो है स्पेशली उसमें पानी का मेन समस्या होता है। डायरिया जो भी बीमारी होगा उसमें मेन पानी की समस्या होती है, पानी के कारण वो जनरली होता है। समझ में आ रहा है? तो ये कोलेरा धीरे धीरे कन्वर्ट होकर डायरिया की तरफ बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा। और डायरिया में अगर पानी ठीक ठाक से कंट्रोल नहीं हुआ तो स्पॉट डेथ होता है, बहुत तेजी से डेथ होता है। तो भले उसको देखो, कुछ बीमारियां बड़ी हल्की होती हैं लेकिन उस बीमारी से मौत ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो किसी किसी को टीबी हो जाता है, टीबी जानते हैं ना? ये वाला टीबी नहीं है, टीबी है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो लॉजिक क्या है कि जब हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो मैंने बोला था आपको, कोरोना से लोग कम मरे और टीबी से लोग ज्यादा मरे, और आज भी टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है। तो लॉजिक ये है कि वो डेटा उसी तरीके से, ये वाला भले छोटा बीमारी है लेकिन, तो पहले क्या लिखोगे? कोलेरा एक्यूट है कि परमानेंट है? एक्यूट है, यानी कि ज्यादा दिन तक के लिए बीमारी आपको परेशान नहीं करेगा। यहां तक ठीक है? दूसरा पॉइंट नंबर 2 नीचे। अब आना, एक यहां पर वर्ड लिखा हुआ देखो ध्यान से, डायरियल इलनेस कॉज्ड बाय इंफेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या समझ में आ रहा है?
डायरियल। अभी कौन सा बीमारी है? डायरिया। जो आपका इंटेस्टाइन है, जिसको हिंदी में क्या आंत बोलते हैं ना, तो सर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दो इंटेस्टाइन होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है, तो ध्यान से समझना भैया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आंत में जो है एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, समझ में आ रहा है? तो छोटी आंत क्या है? चूंकि छोटा इसलिए है क्योंकि कॉइलिंग बहुत ज्यादा है उसमें, ऐसा घुमाव बहुत ज्यादा है। लेकिन जब अगर उसको हम फैला दें तो जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उससे बहुत बड़ा है ये। क्या समझ में आ रहा है? तो इस मुझे फिर से बताना, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। स्मॉल उसके नाम में है लेकिन बड़ा है। क्या समझ में आ रहा है? और ये दिमाग में रखना, ये बेसिक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें, लोग दिमाग में इतना छोटा और इतना सिंपल चीज पूछ देता है कि कंफ्यूजन खुद के प्रति होने लगता है। क्या बुझा रहे हैं? तो पहला, कोलेरा अक्यूट है कि परमानेंट? बोलोगे सब? अक्यूट है, परमानेंट नहीं है। दूसरा लिखिएगा इंटेस्टाइनल डिजीज, पहला लिखिएगा इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। मतलब अगर कोलेरा के कारण कोई चीज प्रभावित होगा तो सर क्या माथा प्रभावित होगा कि इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन, यानी कि आंत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो उसमें आप पहले आंत लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बात। तो फिर से लिखेगा कोलेरा, क्या लिखेगा? कोलेरा ऐसे लिखेगा सिंपल, कोलेरा अफेक्ट, AFFECT, एक लाइन में सिंपल, इंटेस्टाइन या फिर नोज इंटेस्टाइन, डन। बस उसके अलावा बाकी और सारा चीज जो है, देखिए कुछ कुछ बीमारी का सिम्टम होता है, जैसे नहीं होता है कि हाँ अगर बुखार हो गया तो उसका कुछ होगा। हालांकि कोलेरा का कोई फिक्स सिम्टम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन होती हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा क्या है, इट इज, यहां लिखा हुआ है, इट इज ऑफन माइल्ड और विदाउट सिम्टम बट समटाइम्स कैन बी सीवियर। क्या हो सकता है सिम्टम में? पहला है कि सर एक तो वाटरी डायरिया के कारण वॉमिटिंग और लेग क्रैम्प, पूरा पैर जो है इतना दर्द करेगा, फटेगा, जिसके कारण बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वॉमिटिंग लगातार होगा। दूसरा, ए पर्सन गेट कोलेरा बाय ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड कंटामिनेटेड विथ कोलेरा बैक्टीरिया। तो साफ पानी, और मैंने बोला आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर प्रभावित होता है तो पानी के कारण। अगर पानी आप गंदा पी रहे हैं और आपका पानी अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो सर सबसे ज्यादा बीमारी पानी के कारण होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर। अर्थ का जो हिस्सा है, उस अर्थ के मैक्सिमम हिस्से में क्या है? पानी है। और पानी ही अगर हम साफ नहीं पी रहे हैं तो लॉजिक क्या है? हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा पानी है। क्या समझ पा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो कौन सा है? पानी। और ज्यादातर ध्यान दीजिएगा ना, तो पानी पे हम ज्यादा फोकस भी नहीं करते, कहीं कभी पानी पी लेते हैं नाली का छोड़ के। लॉजिक ये है कि हम पानी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो बाकी जहां का मिले वहां पे। और जब प्यास लगाओ तो उसमें बिस्लेरी याद नहीं आता है, उस समय सिर्फ पानी याद आता है। जहां का मिले वहीं पे निपटा के मामला खत्म हो जाता है। देखिएगा तो प्लीज ये वाला जो पॉइंट है, कोलेरा का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंटामिनेटेड वाटर होना, या कंटामिनेटेड फूड होना, या फिर गलत तरीके से रहना। भाई देखो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस तीनों है कि कोलेरा इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन दूसरा है कंटामिनेटेड फूड, तीसरा है बाय द रॉन्ग हैबिट, गलत हैबिट आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। भैया देखो तीनों ऑप्शन सही है, दो ऑप्शंस, तीसरा ऑप्शन सही क्यों? क्योंकि रॉन्ग हैबिट में क्या हो सकता है? आपने चूंकि रॉन्ग हैबिट डेवलप किया तब जाकर कारण हुआ। ये 2021 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और चौथे में लिखा हुआ है नन ऑफ द एबव, इनमें से तीनों में से कोई नहीं। तो लॉजिक क्या है? बीपीएससी ने इस बार से चेंज किया है, नहीं तो बीपीएससी तो 5 को ऑप्शन देता था, बीपीएससी देता था 5 को, यूपीएससी 4 को। तो लॉजिक सिंपल है कि 4 ऑप्शन में से जब भी कभी पूछे, इधर याद रखना कि कुछ लोग टेक्निक बता नहीं देते हैं कि अगर ओनली शब्द आए, ओनली, तो समझ लेना कि यह आंसर गलत होगा। ओनली किसी में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, इस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। तो लॉजिक लास्ट पर बोल रहा हूं, कोलेरा का सबसे बड़ा कारण गलत पानी, गलत खाना। क्लियर है? अच्छा, सिर्फ कोलेरा का ही प्रॉब्लम है या और भी बीमारी का प्रॉब्लम हो सकता है? और भी बीमारी का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट अब आते हैं सर, करेंटली देयर आर 3 WHO क्वालिफाइड ओरल कोलेरा वैक्सीन। 3 तो अभी वैक्सीन है जो अवेलेबल है। और अफ्रीका में क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है कि इसका शॉर्टेज है? शॉर्टेज है, जिसके कारण इतना मौत हुआ है, जिसके कारण इतने लोग प्रभावित हुए हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये नाम नहीं भी याद रहे वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक नाम प्लीज याद रखिएगा, और वो नाम सिंपल OCV का याद रखिएगा। लिख लीजिए इसको, ओरल कॉलेरा वैक्सीन। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ओरल कॉलेरा वैक्सीन, ओरल कॉलेरा वैक्सीन। ठीक है, किसके लिए है ये? कोलेरा के लिए है। और आसान याद रहेगा, सिंपल, क्योंकि कोलेरा के नाम से ऑलरेडी उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है बात। यहां तक डन है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब इसको इलाज करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मुहिम है, बहुत सारा कुछ ऐसा है जिससे इलाज होगा ये, ठीक है ना। लेकिन सवाल उठता है ये कि सर सबसे बड़ा चीज मुझे बताइए
एक कहावत आप सुने होंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब सावधानी ज्यादा अच्छा है इलाज कराने से। आप इलाज कराने से पहले अगर सावधानी बरत ले तो मामला आसान हो जाएगा, हाँ या ना। तो लॉजिक ये है कि अगर आप जो है ये जितना भी है, देखिए सबका नाम प्लीज मत याद रखिएगा, ये GTFFC, ये अलग अलग पॉलिसी, कोलेरा कंट्रोल, इस सब का कोई काम का नहीं है। जब भी कभी अगर कुछ याद नहीं हो तो सिंपल क्या बोलना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपना पानी ठीक कर लेंगे, हम अपना फूड हैबिट ठीक कर लेंगे, मामला आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो कोलेरा सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकन कंट्रीज को किया कि एशियन कंट्रीज को? अफ्रीकन कंट्रीज को। यहां तक क्लियर है? जोर से बोलो, अलर्ट रहना, सोना मत। तो अभी तक हम सिर्फ पढ़ाए हैं कोलेरा, ये GEM हम बता चुके हैं। अभी जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने जो लिखवाया था, कौन सा? इंडिया केनिया लिखवाया था ना, इंडिया केनिया PM कुसुम, ये करवा चुका हूं, इसको मैं अलग से करवाऊंगा। रुक जाना, अभी लिखना टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इन रन ऑफ कच्छ, ये पहले लिख लो, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इन रन ऑफ कच्छ। ये क्वेश्चंस 110% आएगा 2023 में। एक क्वेश्चंस G20 समिट अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना, तो G20 समिट का एक क्वेश्चन है, तो 2024 में बनेगा ही बनेगा। अब आते हैं, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आराम से देना, चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहला, इसमें एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा होगा TWG, दिख रहा है? TWG का फुल फॉर्म क्या है? टूरिज्म। अच्छा, टूर मतलब तो जानते होंगे ना, टूर मतलब तो कौन नहीं जानता होगा, टूर तो सभी लोग जानते होंगे, और आजकल के समय में तो और ज्यादा नहीं जानते होंगे, इजी हो गया है। तो पहला चीज इसमें समझने के जो चीज है वो ये है, ध्यान से समझिएगा। एक यहाँ नाम है धौलावीरा, दिख रहा है? और धौलावीरा का खासियत ये है प्रभु कि धौलावीरा जो है ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। पहली बात तो एक क्वेश्चन जब पूछेगा, ये ऑलरेडी बार बार पूछता है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे पहला ये लिखने के बाद लिखिएगा कि ऐसे लिखिएगा धौलावीरा लिखिए जरा, धौलावीरा, बस उसके बाद ये लाइन छाप दीजिएगा, ये चेप देना है, विच इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। धौलावीरा विच इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। धौलावीरा इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा, बस इतना तक लिखिएगा, और तब लिखिएगा ये वाला, विल बी द सेकेंड स्पॉट फॉर फॉरेन डेलीगेट्स, विल बी द सेकेंड स्पॉट फॉर फॉरेन डेलीगेट्स। ठीक है? सेकेंड स्पॉट फॉर फॉरेन डेलीगेट्स। हो गया? उसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद दूसरा चीज, यहां देखिएगा एक मीटिंग है, मीटिंग इन रन ऑफ कच्छ, दिख रहा है क्या? फ्रॉम 7 to 9 फरवरी 2023। तो लिखिएगा जरा ध्यान से, सबसे फर्स्ट कि फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, ये वाला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, यार थोड़ा दिक्कत ही दे रहा है, फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। अच्छा, ये रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है या हिमाचल में है? गुजरात में। तो खूब सुने ही होंगे आप लोग, नहीं भी सुने होंगे तो यहां ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट टूरिज्म ग्रुप इन द रन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या क्या बात हुई वो समझना है, फिर से बोल रहा हूं। डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है? डेलीगेट्स मतलब होता है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजदूत जो स्पेशली आते हैं दूसरे कंट्रीज के, उनका ठिकाना, उनका आसियाना कहां लगाया गया? धौलावीरा में। बाकी जो टूरिज्म स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? रन ऑफ कच्छ में। एक और बात पहले क्लियर कर दूं, सबसे पहला क्या, इधर देखो, एक वर्ड मैंने बार बार अभी जिक्र किया है, ग्रीन। अभी हर जगह ग्रीन ग्रीन चल रहा है, समझ में आ रहा है? एक शब्द आएगा ग्रीन जहाज या ग्रीन शिपिंग। तो ग्रीन शिपिंग का क्या मतलब होता है? शिप मतलब जहाज, क्या सब सुन पा रहे हो? तो ग्रीन शिपिंग का मतलब क्या होगा? ग्रीन शिपिंग का मतलब होगा क्या जहाज हरा हो? ग्रीन शिपिंग का मतलब है कि जहाज जिसका काम यह है कि ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले आना, उसके लिए उसको क्या डीजल पेट्रोल चाहिए। हमने क्या किया, डीजल पेट्रोल की जगह पे कुछ वैसा इस्तेमाल किया जिसके कारण हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ इस्तेमाल हुआ। मतलब डीजल पेट्रोल की जगह पे हमने सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर लिया, या हमने विंड एनर्जी इस्तेमाल कर लिया, या हमने कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लिया जिससे हमें ना कोयला, ना डीजल, ना पेट्रोल कुछ नहीं यूज करना पड़ा। क्या समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये ग्रीन शिपिंग आजकल बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है।
जो आगे चलकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने ग्रीन शिपिंग के लिए पूरे वर्ल्ड ने इंडिया के साथ टाई अप किया है, और इंडिया जो है बहुत मजबूत पक्ष है किस फील्ड में, ग्रीन शिपिंग में। क्या यहां तक क्लियर है? जिंदा रहना। तो सर अभी एक स्टेप अगर आगे चलते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला यहां लिखा हुआ है दो चीज कि सर G20 प्रेसिडेंसी जो हुआ, G20 मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का समूह था। अच्छा, जिस समय G20 आया था मैंने आपको बोला था कि पूरे वर्ल्ड में हाहाकार था, और पूरे इंडिया में भी इस बात पे कहा गया था कि जो वर्ल्ड का जितना भी जीडीपी है वो अभी इंडिया में प्रेजेंट है, सारे के सारे देश। समझ में आ रहा है? और उस समय एकदम जो है भारी हो गया था इंडिया, और कुछ लोग फिर भी उसमें जो है राजनीति साध रहे थे, जैसे अपोजिशन पार्टी वाले, वो लोग नहीं गए, बहुत सारा कांड किया। तो सर वो जो है अलग लेवल पे काम कर रहा था। G20 का ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि G20 का 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर पहला वाला याद रखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा, इधर देखिए, ग्रीनिंग ऑफ टूरिज्म सेक्टर। क्या दिख रहा है? ग्रीनिंग मतलब क्या? तो सिंपल ऐसे लिखोगे, ग्रीन टूरिज्म फैक्टर या सेक्टर, ग्रीन टूरिज्म सेक्टर, ग्रीन टूरिज्म सेक्टर। तो पहला फोकस कि जो भी जहाज इधर से उधर करेगा वो किस पे करेगा, कोयला पे या फिर रेन्यूएबल पे, रेन्यूएबल पे। यहां तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 यहां पे पावर ऑफ डिजिटाइजेशन। पावर ऑफ डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटल चीजों को बढ़ावा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो हम फोकस आजकल डिजिटाइजेशन पे ज्यादा किए हैं, और इसलिए आजकल अनलिमिटेड 5G और 4G चल रहा है। तो पावर ऑफ डिजिटाइजेशन क्लियर यहां तक? पॉइंट नंबर 3 यहां पे है इंपावरिंग यूथ विथ स्किल्स। तो जो नौजवान हैं, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है, बेरोजगार करके बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ सिखाया जाएगा ताकि वो लोग जो है अलग अलग लेवल पे हो सकें। तो इंपावरिंग यूथ विथ स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद है इसका एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म या स्टार्टअप। मतलब कि टूरिज्म, एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? छोटे मोटे, वैसे छोटे छोटे जितने भी बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस को आप कभी, मैंने बार बार बोला, वैशाली कितने लोग हैं? वैशाली जब टाइम मिले तो जरूर जाइएगा, कम से कम अभी जो अगर न्यू ईयर का अगर बहुत लोग जाने का चूंकि प्लान बनाते रहते हैं, तो एटलीस्ट वैशाली घूम के आ जाइएगा। समझ में आ रहा है? वैशाली मैं इसलिए बोला हूं बार बार घूमने के लिए, जहां पे प्रभु आप है बिहार के, वहां के कम से कम मेन मेन साइट्स को जरूर घुमा करिए। इंटरव्यू में बच नहीं पाइएगा। बिहार का कल्चर बहुत ज्यादा इनरिच है, बहुत ज्यादा है, और इंटरव्यू आपको, इंटरव्यूअर परेशान कर देगा इस बात में बोल बोल के कि नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या है इतिहास बताओ, वैशाली का क्या इतिहास है, क्योंकि बुद्ध भगवान, महावीर सब इधर से ही निकले हैं। और हमारा कब सबसे बड़ा कांड क्या है कि बिहार के लोग बिहार में कम घूमते हैं, बाहर ज्यादा घूम लेते हैं। इसीलिए वैशाली घूम लेना, टाइम मिले थोड़ा और दूर जाने के लिए तो नालंदा अवश्य जाना, आपके माइंड पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्लियर है? मिल जाए तो चले जाना। उसके बाद दिल्ली पंजाब, भैया उसका टेंशन काहे लेते हो? उसका टेंशन एक आदमी को लेना है। कौन ले रहा है टेंशन? लबासना। वो टेंशन लिया हुआ है, एक बार आईएएस बन के वहां पहुंच जाओ, साल भर भारत दर्शन होगा, पूरा इंडिया वही घुमा देगा। तो अभी बिहार घूम लो, बाकी भारत दर्शन का खर्चा आपको लेना भी नहीं है, आपके सैलरी से भी नहीं कटेगा। जब ट्रेनिंग हो रहा होगा वो सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट का जा रहा है, आपका सैलरी से बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगा। सैलरी से डिडक्ट होगा खाली खाना, कितना ठूस रहे हो, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको जो है कम और ज्यादा होगा। क्योंकि वहां पे जाते हैं, मैं बोला तो पहले ही ट्रेनिंग में इतना सारा खाना होता है कि लोग का जो है पेट शुरुआत का 10 दिन खराब ही रहता है, फिर उसको लग जाता है आईएएस बनने के बाद कि अभी खाना हर दिन मिलेगा, तब इंसान जो है ना नॉर्मल धीरे धीरे होता है। नहीं तो जैसे गया पार्टी में, एक बार एकदम हुड़हुड़ा के गया, जो मन वो खा, इधर चाउमीन खा लिया, उधर वो खा लिया, खा गया, उसको जाके सो गया। उसके बाद सर एसी लॉक ढूंढ आता है, समझ में आ रहा है? फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर ढूंढ आता है। तो लॉजिक ये है कि अगर आपको ये पता हो कि मुझे ये चीज डेली मिलेगा, तब आदमी नॉर्मल हो जाता है कि हर दिन मिलेगा। और जब लगता है कि अब पता नहीं कब मिलेगा जीवन में, तो उसके बाद 200 कचौड़ी, 400 कचौड़ी, पूरा इतना खा लिया कि मामला निपट गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो मैंने बोला कि यार टूरिज्म के लिए अभी आप फोकस नहीं करेंगे, बिहार में जगह जो मैंने बोला घूम लीजिएगा, क्योंकि न्यू ईयर है, वैशाली एटलीस्ट जरूर घूम लीजिएगा, और वैशाली ज्यादा दूर नहीं है, बुझा रहा है, इसलिए चुपचाप जाके घूम लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद इसके अंदर और जितनी सारी चीजें बोली गई हमारे लिए, उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे आपको दिखेगा, एक खास विलेज दिख रहा होगा, कहीं दिख रहा है? और ये होगा लैडपुरा खास विलेज, मध्य प्रदेश। जरा लिखिए एक पॉइंट इसके बाद वाला में, नेक्स्ट पॉइंट, ये 4 पॉइंट रहने दीजिए, उसके बाद लिखिएगा लाडपुरा खास विलेज, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्ट, लाडपुरा खास विलेज कहां पे? मध्य प्रदेश। दिख रहा है? और जानते हैं कमाल की बात, ये पूरा गांव में टूरिज्म को पहुंचा दिया गया। मतलब सोचिए, आपके गांव में जो पोखरा होता है,
उस गांव के पोखरे तक विश्व के सभी लोग अगर आ गए तो उस गांव का कितना भला हो जाएगा। और लैदपुरा को पहला ऐसा है जो गांव के विलेज को टूरिज्म इसने इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया गया। मध्य प्रदेश में कि बिहार में? मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से एक और है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे इको टूरिज्म के लिए फेमस हुआ, वो है इधर खोनोमा विलेज नागालैंड। ये दोनों नाम लिख लो और लिख के ले लेना, इस बार के प्रीलिम्स में दोनों आएगा, चमकेगा एकदम डायरेक्टली। तो खोनोमा विलेज नागालैंड के उड़ीसा, नागालैंड। और दूसरा अगर मैं बोलूं लादपुरा खास विलेज, तो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा, इसको भूलिएगा नहीं, ये तो भूल ही नहीं सकते हैं, वो है धौलावीरा। और धौलावीरा के लिए क्या बनाया गया? आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म क्या है? धौलावीरा। समझ में आ रहा है? धौलावीरा जिनको हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं वहां पे, तो उसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है हाँ, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे बहुत बड़ा इसका रोल है। क्या सुन पा रहे हैं? क्या सभी सुन पा रहे हो? तो फिर मैंने बोला ये जो टूरिज्म सेक्टर में हमारा मीटिंग हुआ उसमें 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण है, रिपीट कर लेना। पहला, लादपुर खास विलेज, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरा मैंने बोला कौन सा? जल्दी बोलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, खोनोमा विलेज, नागालैंड या उड़ीसा, नागालैंड। तीसरा आर्कियोलॉजिकल, जो इको टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म होगा वो कहां होगा? धौलावीरा में। क्या यहां तक पहले क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? जब पुराना चीज जो मिलता है, जो अवशेष बहुत पहले का मिला, जैसे बहुत सारा चीज कंकाल मिला या बहुत कुछ मिला, तो वो जो सेक्टर है टूरिज्म के लिए वो बनाया गया कौन सा? धौलावीरा। यहां तक डन है? तो अगर हम पूरा बात करें कि भारत के साथ जो G20 के लिए हुआ, इधर देखिए, आप जब किसी खास मेहमान को बुलाते हैं तो आप दिमाग में रखते हैं कि इसको कहां कहां घुमाना है। आप रखोगे चलो हमारा बागवानी है 10 कट्ठा का, वहां घुमाना है इसको, जैसे एक नॉर्मल कोई गेस्ट आ गए। तो शादी के समय जब आते हैं लोग तो कुछ और ही घुमाने लगते हैं, बहुत अलग अलग जगह पे घुमा देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर किसी के गांव में पोखरा है तो देखिए गांव का सबसे बड़ा पोखरा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके गांव में कुछ वैसा चीज हो जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हो जाए, तो फिर उस गांव का भला हो जाएगा या पूरा बुरा हो जाएगा? भला हो जाएगा। महात्मा गांधी के कारण चंपारण बड़ा पॉपुलर है। वो अलग बात है कि महात्मा गांधी के नाम पे लोग राजनीति चमका देते हैं, लेकिन चंपारण वही है अभी। समझ में आ रहा है? तो राजनीति चमका के काम निकाल देते हैं। क्या ये महात्मा गांधी को माला अर्पण किया? अभी 30 जनवरी वाला है, 30 जनवरी को देखिएगा बड़का बड़का नेतवन सब आएगा और उसके बाद गांधी जी को माला पहना के फोटो खींच के चल जाएगा। और 30 जनवरी में कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी उसी दिन मरे थे, उनके नाम पे शहीद दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया। क्या बुझा रहा है? तो लॉजिक ये है कि अगर किसी भी तरीके से हो जाए तो काम हो जाए। और मैंने क्या बोला था, उत्तर प्रदेश में सबसे खासियत ये है योगी बाबा का कि इन्होंने हर गांव के जो छोटे छोटे चीज जो बहुत जरूरी थे उनको इंटरनेशनलाइज कर दिया, जिसके कारण काफी लोग आने में इंटरेस्टेड हो गए। जब लोग आएंगे तो वहां का क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, वहां का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। और सर वैशाली में जाएंगे तो नाव वहां पे चलाया जाता है। वैशाली जब आप जाएंगे नाव चलाने के लिए बढ़िया व्यवस्था रखा है। समझ में आ रहा है? जब समझेंगे आप वहां नाव चलाने का तो देखिएगा एक नाव चलाने में 3-4 परिवार उस पर डिपेंडेंट है, जो अगर आपको घुमाता है उसके कारण 3-4 लोगों का घर चल रहा है। तो नाव वाले, वहां के जो लोकल आदमी है जो दुकान खोल के रखे हैं, उनको फायदा होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां का हर छोटा से बड़ा तमगा को पार्किंग के लिए लगा दिया है कोई जगह। जब कोई एक स्टेडियम बनता है, चाहे जब कोई एक चीज होता है, तो हर कोई कमाता है। इसीलिए दिमाग में रखिएगा आपको कि सर टूरिज्म डिपार्टमेंट, क्या मैंने बोला इंडिया में टूरिज्म अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और हमारे लिए टूरिज्म हमेशा से पॉपुलर रहा है। इंडिया का कल्चर इतना डाइवर्स है कि यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर तो सर आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि पूछिए मत। अब यहां तक दिमाग में रखिएगा, बाकी इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ई कोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको मैंने पॉलिटी पढ़ाया हुआ है उस पॉलिटी में जिक्र तो किया हुआ है, बट फिर भी मैं यहां पे बताऊंगा आपको। अब जरा ध्यान से देखना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो किसको इसमें है रब करने वाला, मिटाने वाला कपड़ा उधर था ना, दीजिएगा जरा, उसमें होगा, अंदर होगा। तो पहले लिखो ई कोट। क्या लिखे? ई कोट। और ई कोट अगर ध्यान से लिख लोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो ई कोट में सबसे पहला थोड़ा समझ लेना। अच्छा मैंने क्या बोला, जहां जहां ई शब्द हो उसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा। इधर देखो ईमेल है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब इसमें सिंपल सा बात है, फिजिकली कोई कांटेक्ट है ही नहीं। इधर देखो कोर्ट कचहरी में बड़ा लोग परेशान होता है, और कोर्ट कचहरी में एक बार केस हो जाए तो दौड़ते दौड़ते जो है रिलैक्सो चप्पल गिर जाता है। समझ में आ रहा है? और रिलैक्सो चप्पल प्रचार भी करता था कि इतना बार दौड़े हैं कि हमारा चप्पल जो है बर्बाद हो गया।
उस पर पैराकॉन वाला भी वही प्रचार किया, क्योंकि रिलैक्सो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पैराकॉन पहनिए और कोर्ट में चलिए। समझ में आ रहा है? लॉजिक उसका नहीं है। फिर तीसरा ब्रांड आया रिवॉक, और वो प्रचार निकाला कि बैंक में जाइए और मेरा पहन के जाइए, 30 बाजिएगा तभी नहीं घिसेगा। वो लोग बताइए चप्पल का प्रचार कर रहे हैं, एक तरह से मानसिकता दे रहे हैं, मानसिकता ही दे रहे हैं कि इतनी बार जाने के बावजूद भी हुजूर काम नहीं हुआ। और समझ में आ रहा है? तो सरकार ने बोला एक काम करते हैं, अब जो भी कोर्ट का हियरिंग होगा वो कोर्ट का हियरिंग ऑनलाइन होगा, और आपके सारे केस जो आपने फाइल किया है वो सारा केस आपके मोबाइल पे ऐप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका केस कहां तक पहुंचा है, बेल फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, किस प्रोसीडिंग तक है, किस डेट को आपको कोर्ट में जाना है। गांव के लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, गांव के लोगों को सिर्फ एक ही पता है, मार के बरमंड फाड़ देना है। समझ में है? बाकी और गांव के लोग को कुछ नहीं पता है। मारपीट में नंबर 1 है, सब इतना मारपीट करेगा। सर सबसे ज्यादा मुझे बताइए, कोर्ट में आपको शहर के लोग ज्यादा दिखेंगे कि गांव के लोग? गांव के लोग दिखेंगे भर भर के। अगर आपको लाइव देखना है तो आप सुबह में जो ट्रेन आती है आप कचहरी गुमटी पे आइए एक बार। समझ में आ रहा है? सुबह में 2 बजे, मतलब दो टाइम, मतलब एक पहला सुबह में आते समय और दूसरा जाते समय, इतना भीड़ रहता है कि सब ऐसा ही खड़ा हो जाता है, पट्टी पे रोका हो। अब सर ट्रेन को लोग रुकवा कर तब जाकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर उनका सिंपल सा पता है कि कोर्ट में उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, हर दिन जाना है इसलिए कि पता नहीं आज ही कहीं हो जाए फैसला, जबकि डेट मिल चुका है कि भाई जनवरी में आना, ये लेकिन फिर भी हर दिन आएगा साहब हमारा केस हुआ। वकील बोले भाई यार 13 तारीख को आना है, लेकिन चूंकि उसको आइडिया नहीं है वो डेली आता है इस प्रोसेस में कि हमारा मामला हो जाए। तो लड़ाई करने में तो आगे, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आएगी अच्छा तब उसको एहसास होता है कि ना अब जो भी है सेटलमेंट कराओ। क्या कि जो 2 आदमी लड़े थे, राम खिलावन श्याम खिलावन, ये लोग दोनों आदमी इतना मारपीट कर लिए, इनका भी जमीन 10 कट्ठा बिक गया, उसका भी बिक गया, अंत में कहता भाई सेटलमेंट कर लो। इधर देखिएगा गवर्नमेंट ने बोला अब से किसी को आने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 2 चीज क्या बोला कि जो भी कुछ दे रहेगा वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप वहां से अपने हिसाब से आइडिया लगा के कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? और जो ट्रायल चलेगा, मतलब जो बहस हो रहा होगा वकील का, वो बहस भी इस तरीके से होगा कि आपको पूरा का पूरा लाइव दिखेगा। कोरोना में बहुत पॉपुलर हो गया, इसीलिए कोरोना काल में आप देखे होंगे हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का वीडियो वकील लोगों का, जज का खूब आ रहा था। क्या नोटिस किए? उस समय खूब आ रहा था क्योंकि लाइव चल रहा था। और उसके बाद पॉलिटी में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में आपको बताऊंगा उसके पीछे कारण क्या है। और कारण सिंपल है कि लोगों का पैसा बचाना है, लोगों का टाइम बचाना है। जरा देखिएगा इसका एक फॉर्मेशन कितना बढ़िया है। पहला है इधर, ये सर बहुत पहले ही बोल दिया गया था, द प्रोजेक्ट इज अंडर इंप्लीमेंटेशन सिंस 2007। चूंकि 2007 में बोला गया था कि ये लाएंगे, लेकिन उसके बाद आया लगभग अभी के समय में 2018, 2016, 19 तक। उस समय मुझे बताइए जब प्रोसेस शुरुआत था तो क्या सभी को पता था या कुछ लोगों को पता था? कुछ लोगों को पता था, और धीरे धीरे अब स्प्रेड होते हो तो लगभग धीरे धीरे सब लोगों तक पहुंच रहा है। क्लियर है? वकील के लिए भी अलग अलग चीज है। इधर देखिए, ई कोर्ट प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद ई कमिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एक बात याद रखना है, जो पहला हेडिंग लिखो उसमें लिखिएगा फेज 1, जरा लिखिएगा, ये जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए कम महत्वपूर्ण है। तो सर ई कोर्ट में फेज 1 क्या हुआ, कब से कब तक? 2011 से 2015 में पहली बार कोर्ट में दिखा के डिस्कशन जो है हो रहा है ऑनलाइन, पहली बार फेज 1। 2011 से 15 या 2011 से 17? 2011 से 15। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, 14 में आ गए मोदी जी, मोदी इज द बॉस, समझ में आ रहे हैं? और 15 उसके बाद इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया। तो फेज 1 यहां तक क्लियर है। अब जरा दूसरा पॉइंट, फेज 2। यहां देखिए, फेज 2 2015 में स्टार्ट हुआ और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या छोटे छोटे कोर्ट्स में इसको कंप्यूटराइज किया गया। तो फेज 2 2015, समझ में आ रहा है? और 2015 के बाद आप मुझे बताइए, ये जो पहला फेज 1 है, फिर से बोल रहा हूं, क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब जगह लागू था या सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में था? सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में था, यानी कि बड़े लेवल पे था जो। और जब हम दूसरे फेज में आए तो बोले इसको धीरे धीरे गांव जिला में भी हर कोर्ट में इसको लेके जाना है। समझ में आ रहा है? तो पहली बार देखो, फोन पे जब भी पहली बार आता है या गूगल पे जब भी पहली बार आया तो पॉपुलर शहर में हुआ होगा या गांव में पहले हो गया होगा? शहर में, क्योंकि वहां पे चीजें आसान है, उसको जल्दी से टावर को अब यहाँ गांव में तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है, बैंक खाता नंबर पूछिएगा तो बोलेगा कहा हुई तो रखा था। गांव के लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आए, खाता नंबर पूछे हैं आपका, वो अपने उसका ओटीपी भी नहीं मांगे, आपने उसका जान भी नहीं मांगे। लेकिन बैंक में गांव लोग बड़ा सेंसिटिव होते हैं भाई, इस मामले में वो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। और इतना सेंसिटिव होते हैं जैसे कौन बोला खाता नंबर दे दो, वो आपको ऐसे दिखेगा, आप समझे, बहुत डेंजर तरीके से दिखेगा, भले आप उसके रिलेटिव क्यों नहीं हो,
वो कहेगा जरूरी चालू बुझाता। शहर का लोग आसानी से आपको ओटीपी भी दे देगा, क्योंकि इसको पता है मेरे खाता में है ना, खाती लेके जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको, गांव के लोग सेंसिटिव है, तो गांव के लोगों को कन्विंस करना बड़ा टफ काम है, बहुत टफ काम है, इतना आसान नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा, मुझे बताइए सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी फ्रॉड का शिकार होगा तो गांव का होगा कि शहर का होगा? ये भी सच बात है कि गांव का ही होगा, जबकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या है, वही है। आप समझ पा रहे हैं? उसको जैसे उधर से फोन करेगा कि सुनिए हम आपके जमीन में टावर लगवाना चाहते हैं, जैसी बोलेगा टावर करे, कितना मिलेगा? 15,000 का महीना मिलेगा, एक आदमी को नौकरी या जनरेटर फ्री, समझ, और तुम्हारे घर में परमानेंट बिजली। अब आम आदमी का एकदम जो है चरम सीमा पे पहुंच गया, बोला कथी चाहिए बताओ, बोला अभी एक मैसेज आ रहा है, ओटीपी दे दीजिएगा। बस गांव वाला उस समय दे देगा, क्योंकि उसके फायदे की चीज है। बाकी ऐसे आप उसका सही अगर भला देखेंगे, तुम्हारा हम इधर देखो आधार कार्ड से पैन लिंक करवा देंगे, तुम अपना खाता नंबर वगैरह दे दो, करवा देंगे। वो बोले ठीक आदमी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि गांव में सेंसिटिव होने के बावजूद भी चीजें ज्यादा गड़बड़ होती है, तो ध्यान रखिएगा। इधर ओवरऑल बात करते हैं तो फेज 1 2011 से 15 की 17 तक 15, फेज 2 2015 के बाद। तो फेज 2 का सबसे खासियत क्या है? क्या छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट हुआ या फिर बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट? छोटे लेवल पे हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जो है इंप्लीमेंटेशन करना शुरू किया गया। अगर नेक्स्ट बात बोलते हैं तो इसका एक और भी है फेज, उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या हो सकता है? इधर देखिए, मैं आपसे अगर सिंपल बोलूं, कोर्ट की बात छोड़ दो, कि ई कोर्ट में हमने बोला कि सबका सब चीज जो है डिजिटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ आपका इंटरनेट से चलेगा। क्लियर? सबसे बड़ा समस्या, क्या हर जगह टावर अवेलेबल है? ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। कुछ लोग छत पे चढ़े हुए, पिलर पे चढ़े हुए कि आ जाइए, दो फूटी तो बात हो जाएगी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। दूसरा प्रॉब्लम सबसे पहला कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उस लेवल का नहीं है। तीसरा, जज साहब के मोबाइल में खुद नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ये क्या ही उसके बाद बताएंगे अलग से। वाईफाई लगाया तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग वाईफाई लगा के रखे हुए हैं, किसी का वाईफाई कब उसको बट्टे बोल जाएगा कोई आइडिया भी नहीं है। ऊपर से वो बोलेगा भी कि बहुत लोड बढ़ गया था इसलिए। तो हमारे पास समस्या सबसे बड़ा ये है, एक तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहा है, दूसरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बड़ा नहीं है कि हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। कुछ बुझा रहा है? और उसके बाद नेटवर्किंग सिस्टम बहुत तगड़ा भी नहीं है। आज भी शहर में मैं बात कर रहा हूं, गांव की बात छोड़ दो, आजकल नेटवर्किंग शहर से ज्यादा अच्छा गांव में काम करता है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो शहर से बढ़िया नेटवर्क वो गांव में मिल जाएगा। शहर में आप रहेंगे, उसके बावजूद भी किसी के घर में नेटवर्क नहीं रहता है। वो ऐसा कोना में घर है कि सर वो जैसे घर से बाहर निकलेगा तब नेटवर्क आएगा, लेकिन घर में घुसा नेटवर्क गायब, और इतनी बार आप फोन कर लो नहीं लगेगा, जबकि वो शहर में है, मिड टाउन में है। तो लॉजिक ये है, नेटवर्किंग एक बड़ा समस्या है। तो आप मुझे बस एक चीज खाली लिख लीजिए, NJDG, ये इसका फुल फॉर्म आता है, बस ये लिख लो एक बार, NJDG डेटाबेस, नेशनल जुडिशियल, यहां पे डेटा ग्रिड। ग्रिड मतलब क्या होता है? जैसे पावर ग्रिड बोलते हैं ना, पावर ग्रिड, तो ग्रिड मतलब सीधा ऐसे समझो ठेठ भाषा में ट्रांसफॉर्मर, ऐसा जगह जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा मास, बहुत ज्यादा समय में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लें, एक तरह से पावर ग्रिड। मतलब भूटान जब मैं आपको पढ़ाया था तो बोला था कि उस समय दो समस्या हुआ था। भारत ने अपना ग्रिड बना लिया कि जो बिजली उत्पादन हम करेंगे उसको हम स्टोर कर लेंगे। पहले लिख लिए, फुल फॉर्म एक बार रिपीट कर लेना, NJDG, नेशनल क्या है उसके बाद, जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये ऐसा डेटाबेस है कि सर ऑनलाइन लगभग सारा कुछ अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ई कोर्ट का कौन सा केस का सुनवाई फाइनलाइज क्या हुआ वो भी मिल जाएगा। और आजकल जमीन का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होने वाला है। और दूसरी बात, आपको जिस तरह से आधार नंबर मिलता है 12 डिजिट का, वैसे ही 10 से 12 या 14 डिजिट का आपको आपका जमीन का नंबर भी मिलेगा। कुछ बुझा रहा है? यानी कि जैसे इधर देखो, दो फायदा होगा, इसके फायदे नुकसान आपसे मेंस में भी पूछे जाएंगे हर जगह। इधर यानी कि जमीन का डेटा आपके हाथ में है। इधर देखो, जैसे ही वो डिजिट कोई डाला 12 डिजिट का, उसके पास पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस आदमी का जमीन है, इसका है, इतना है, इतना है। क्लियर? इसका सबसे बड़ा फायदा देखो, अब क्या होता है जब कोई रोड पास होता है या जब विश्वविद्यालय बनता है, जैसे मोतिहारी में बना, अब इस समय हो क्या रहा था, जिसको पहले से पता चल गया कि विश्वविद्यालय पास होने वाला है और विश्वविद्यालय को बहुत जमीन चाहिए, बहुत सारा लोग गलत तरीके से जो बेकार जमीन पड़ा हुआ था किसी तरह से करके अपने नाम पे करवा लिया। अरे अभी केस पेंडिंग है, बहुत बड़ा पेंडिंग है, बहुत बड़ा झोलमोल है, और अपने नाम पे किया, सरकार ने पैसा दिया, करोड़ों अरबों रुपए जो है अंदर, जबकि वो जमीन उनका नहीं था। और अब वो लोग क्लेम करना शुरू कर दिया जिनका रियलिटी में था, तो अब मामला वही लेके फंस गया। इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी 3 जगह चलता है। कुछ बुझा रहे हैं? जो यहाँ का केंद्रीय विश्वविद्यालय एक जगह कहां चलता है, 3 जगह।
एगो एन्ने एगो ओन्ने एगो एन्ने दक्षिण, बस एगो उत्तर बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? उधर भी हो जाएगा मामला बराबर। तो लॉजिक क्या है कि हमने बोला इसके बाद से लैंड का रिकॉर्ड ही रख देंगे कि कोई झंझट नहीं रहेगा। और इसका सबसे बड़ा समाधान किसके लिए हुआ है? देखो इसमें दो लोग फंसेंगे। आरजेडी का सरकार जो है, वही सरकार जिसने पूरा का पूरा लूट फूट के दाना घोटाला चारा घोटाला जो किया, लालू यादव, ध्यान समझिए। तो इन्होंने जो पूरा दाना चारा भैंसी घोटाला सब घोटाला किया, इस आदमी ने लैंड जो है अपने नौकर के नाम पे, अपने किसी के नाम पे, सबका जमीन लेकर अपने जो है अपने हिसाब से किया हुआ है। अब जैसी सरकार बोली कि अब सबका एक नंबर दिया जाएगा, अब फंसेगा कौन? ये लोग। क्योंकि सर उस सारा का सारा जिस स्टाफ के नाम पे है उसको एक नंबर मिल जाएगा, और नंबर मिल जाने का मतलब अब ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। और ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट, इसके कारण उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और जो स्टाफ उसको खुश हो रहा है, ठीक भेल हमारा नाम पर कैला। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मतलब खुश है, क्योंकि अब जैसे नेशनलाइज होगा सर, वो लोग चाह के भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये सबसे बड़ा एक समस्या जो है समाधान होगा। तो लॉजिक ये है कि आजकल हर कुछ को डिजिटलाइज किया गया। कल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डिजी लॉकर के बारे में, है ना? और मैंने बोला था कि हर किसी को डिजी लॉकर ऐप जो है इंस्टॉल करके रख लेना है। इसमें आपका सारा सर्टिफिकेट, सारा ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी नंबर A to Z सारा कुछ आपको मिलेगा। कहीं पे भी आप गाड़ी चला रहा है, कुछ भी सर्टिफिकेट दिखाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, सिंपल इस ऐप से आप दिखा दो। ये गवर्नमेंट का साइट है, ऑल लेवल पे पॉपुलर है। तो आजकल A to Z रिकॉर्ड क्या हार्डवेयर में अवेलेबल है कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है? सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। और आपको कोई चीज लेकर घूमने की जरूरत है ही नहीं, आप आराम से उसको सेव करिए और वहां से दिखाइए, मामला निपटाते चले जाइए। क्लियर यहां तक? तो हम अगर ई कोड का बात करें तो सर ई कोड में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। क्या मुझे बताइए, ये जो वर्ड है वर्चुअल कोड दिख रहा है, ये वाला डेटा खाली लिख लेना। अभी तक 21 वर्चुअल कोड है, मतलब जो ऑनलाइन कोड चलता है 21 है। लगभग पूरा 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 17 राज्यों में मिलाकर और जो केंद्र शासित प्रदेश है इन सबको मिलाकर 21 कितने हैं वर्चुअल कोड, जहां पे ऑनलाइन चीजें डिस्कशन होती है। 21 वर्चुअल कोड्स इन 17 स्टेट्स। बस इतना लाइन लिख लीजिए, बाकी का मत लिखिएगा। पॉलिटी में मैं पढ़ाऊंगा सर करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, लेकिन जब से ये आए हैं जस्टिस हमारे DY चंद्रचूड़, इसने बड़ा अच्छा काम किया है और जबरदस्त काम, भले जो भी है जैसे है काम ठीक किया है। और सब वकील को बोला और इधर जज को कि सब काम हम करता है नहीं। तो सिंपल बोला कि जब स्कूल के बच्चे सुबह 7:30 6:30 चले जाते हैं तो वकील या जज 6:30 7:30 क्यों नहीं आ सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा केस सॉल्व हो जाए। अब भाई वो जज साहब देखिएगा ना, टाइम 11 बजे, जज साहब आ रहे हैं 12 बजे, पेट निकला हुआ इतना बड़का, चाय लेके उसी पे आ रहे हैं। तो लॉजिक क्या है सर? मतलब ये ध्यान समझिए कि अगर 12 बजे आ रहे हैं तो कई गो केस सॉल्व करेंगे? 2 गो या 3 गो मुश्किल से। तो क्या बोला, सुबह में आइए 7:30 8 बजे, ताकि केस ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सॉल्व हो जाए। सर करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। और उसके बाद इधर देखिए अभी का एक डेटा जिसमें बोला गया मोर देन 2.4 करोड़ केसेस हैव बीन हैंडल्ड बाय 21 वर्चुअल कोर्ट, यानी कि ऑनलाइन 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे केसेस है जिसको सॉल्व कर लिया गया और ऑलमोस्ट मतलब ठीक लेवल पे किया गया। तो क्या बेहतर है बेकार है? बेहतर है, ताकि उन लोगों का पैसा बचा, उन लोगों का जो है टाइम बचा। तो इस वजह से 2 करोड़ केसेस को सॉर्ट आउट कर लिया गया। क्या बताया मैंने, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन किया गया। वहां पे तो ही चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन आराम से यहाँ बैठा हुआ है, पार्टी भी वो भी देख रहा है, जज सभी पूछ रहा है, गवाह भी है, सारा कुछ जो है रैंडमली चल रहा है। यहां तक डन। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। तीसरा, नीचे आएंगे इधर देखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिख रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने फैसिलिटेट किया कि सर कोर्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स चीजों पे आराम से चीजें कर सकता है। इधर देखो, अब बहुत सारे लोग जो जेल में हैं, जिन पे पहले ही से केस है और जेल में पड़े हुए हैं, अब उनको ले आना ले जाना वो भी बड़े अपने आप में समस्या है। तो क्या बोला गया, अब जेल में जाकर वहीं पे जज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अवेलेबल रहेगा और जिस फैसला है जेल में ही सुना दिया जाएगा। क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हो? सो गए? जिंदा हो? जो से बोले ऐसा ना, बोलते रहोगे तब होगा, नहीं बोलोगे ना तो काम बेकार हो जाएगा। नहीं बोलोगे तो उसका थोड़ा देर में ऐसे आएगा, फिर उस पर नींद आएगा, फिर नींद आएगी, उसके बाद जो है सुताई शुरू हो जाएगा, उसको थोड़ा देर में आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो लॉजिक क्या मैंने बोला, इधर देखो, ये जेल में समस्या सुलझाना शुरू किया गया कि जेल में जिसपे क्राइम है वहीं पे बैठकर वहीं पे समस्या सुधारो। इसको ले आएंगे कोर्ट में, फिर भागेगा, फिर क्या होगा नहीं होगा, इतना सारा कांड कौन करेगा? उससे बेहतर है जज अवेलेबल है, जेल में केस है, उसको बुलाया गया, पूछा गया, मामला वही खत्म करो। अगर निर्दोष साबित हुआ बाहर जाओ, है तो दोषी है वही लेके जाओ, जो जेल में तो पहले से है ही है। तो लॉजिक मतलब क्या है कि ओवरऑल आपको देखने को क्या मिलेगा कि सर अभी हमारा कोर्ट पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से काम कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ई कोर्ट का कारण है कि कोर्ट का कारण? ई कोर्ट।
क्योंकि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बहुत अच्छा संभाल लिया है। और इसमें वाकई में योगदान किसी एक पर्सन का तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ लीडर तो लीडर होता है। डीवाई चंद्रचूड़ कहीं ना से ये बहुत इस चीज को बहुत आगे अप्रिसिएट किया। अब थोड़ा आते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो फेज 2 वो लिखवाया था, यहाँ है फेज 3, दिख रहा है ये जैसे बोलो ना, तो वहां पे जहां पे लिखो गैप है तो ठीक है, अन्यथा अलग से लिखो फेज 3 ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट। फेज 3 फेज 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो देखिएगा इधर, फेज 3 में ये पहली बात ये फाइनलाइज हो चुका है और अप्रूव्ड बाय ई कमिटी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फेज 3 का क्या मोटिव है, क्वेश्चन ये पूछेगा। फेज 3 का मोटिव ध्यान से देखना। पहला, सबसे पहला वो एफोर्डेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं। सर वकील को लोग देते देते बहुत लोग अपना जमीन बेच दिए हैं। अब वकील जात जो है ना, आप कोई भी किसी के भी पापा मम्मी या जो भी वकील भाई उससे टेंशन मत लेना, सच है तो बोलबे करेंगे। तो कुछ अच्छे वकील भी हैं जो 1 भी रुपए बिना लिए काम करते हैं। जैसे आसाराम बापू का केस जो था, उस आसाराम बापू के केस में जो वकील था, उस लड़की के साथ जिसके साथ उन्होंने सब कुछ गलत किया था, 1 भी रुपया नहीं लिया उस वकील ने, 1 भी ट्रायल का रुपया नहीं लिया, सिंगल रुपये भी नहीं लिया, और उस लड़की को बचाने के लिए उसने काम किया। तो वकील ऐसे भी हैं, और वकील सर बड़े इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि न्याय के लिए तो दिला रहे हैं, लेकिन सर वकील बर्बाद क्यों हैं? क्योंकि 100 में 80% वैसे हैं जो भूजा खा के और इधर को उधर कर देते हैं। ऐसा वकील है जिसका कोर्ट देखिएगा लगेगा पिछले 20 साल से खिंचवे नहीं किया। अब उसी पे सब है, पान उसी पे है, कसैली उसी पे है, सारा उसी पे चल रहा है। इस टाइप के वकील जो होते हैं डेंजरस होते हैं। और कुछ वकील जिसको देखना अभी नए नए हैं, जो प्रॉपर्ली ड्रेस में जाते हैं तो देख के लगता है कि ई हुआ वकील, और आपको भी फीलिंग आएगा ई ना बात हुआ, एगो आया बुढ़वा होने से लसराते चल रहा है पीछे से, और उतना गंदा है कि दिमाग खराब है। तो लॉजिक क्या है कि सही ध्यान से देखना कि वकील लोग पैसे इतने लेते हैं, इतने तरीके से ऐंठते हैं कि सर वो लोग का पता नहीं कहां से इतना दिमाग आता है कि सर उनका सीधा सा धंधा है कि जितना दौड़ाएंगे उतना ही पैसा मिलेगा। और जितना दौड़ाते दौड़ाते जो है, मैंने बोला रिलैक्सो पैराकॉन बाटा सब का सब जो है मामला निपट जाता है। इसीलिए मैंने बोला वकील से बच रहना है, और वकील के चक्कर में एक बार पड़ गया तो मामला हो जाएगा। एक मूवी आया था देखे वो जॉली एलएलबी, कितने लोग देखो हाथ खड़े करो, नहीं देखे हो तो देखना ही, अच्छा मूवी है। तो जॉली एलएलबी में क्या कहता है, वकील क्या बोलता है, बेटा वकील को नहीं जो पैसे जो है दे दे वापस। वकील पैसे लेता है सिर्फ देता नहीं है। तो गाड़ी क्या दे, बहुत अच्छा सीन दिखाया वो कि एक रुका रहता है, उसका मोटरसाइकिल साफ कर देता है लड़का, कहता है पैसे, तो वो कहता है पानी निकालता है, उसका मुंह साफ कर देता है। कहता भाई तुमने मेरा गाड़ी साफ किया, तुम्हारा मुंह साफ कर दिया, पैसा काहे का? वकील वो जो दिखाया है कि वकील कंजूस बहुत होते हैं। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है कि वकील का अलग लेवल पे चलता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक डेटा आया था जिस डेटा में कहा गया था कि अब वकील को कुछ चीजों का एक बहुत फिक्स अमाउंट दिखाया जाएगा, ताकि वकील उतने समय में इस पैसे, इधर देखो सीधा बोला गया जैसे ऑटो वाला है, 50 रुपया में भैया हम यहाँ से फलना जगह पे जाएंगे, क्लियर है? वकील के लिए एक नियम लाया जा रहा है, जिस नियम में बोला गया कि आपका एक चार्ज होगा 5000, और इस 5000 चार्ज में एक केस को इस लेवल तक पहुंचाकर छोड़ देना है। कुछ बुझा रहा है? अब ये रुपया आप एक बार में लीजिए चाहे 10 बार में लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अगर ये रुपया लिया तो आप बाध्यकारी हो गए, इसलिए कि उस केस को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत बार कभी आपने नहीं देखा है कि एक आदमी एक वकील को हायर किया, बहुत दिन तक वो दौड़ाया, आपको लगा कि अब इससे नहीं होगा, फिर फाइल लेकर दूसरे वकील को दी, जैसे ही अपना फाइल दूसरे वकील को दी, दूसरा वकील क्या बोलता है, पूरा पढ़ेंगे तब उसके बाद काम करेंगे, है ना? अब वो पूरा पढ़ेगा और लंबा खींचेगा टाइम, इसलिए क्या बोला गया कि पहले वालों को पैसा जितना दिया है तो उसका जिम्मेदारी है कि इस लेवल तक पहुंचाना है। आपने मेरे को पैसा दिया, टीचर को सोचो, तो जिम्मेदारी है कि मैं कोर्स पूरा कंप्लीट करूं। तो वैसे ही वकील की जिम्मेदारी क्यों नहीं हो सकती है कि जब कोई आदमी पैसा दे रहा है तो उस पर्टिकुलर केस को एक अंजाम तक लेके जाए? सिंपल सा बात है। इसमें अलग क्या है, अप्रोच क्या है? तो क्या ये ठीक है या बेकार है? ठीक है, तो आप इंटरव्यू में मेंस में सब चीजों का जिक्र करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फेज 3 क्या है, एफोर्डेबल है, सस्ता है कि महंगा है? सस्ता। दूसरा एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल इसलिए है क्योंकि सर आप ऑनलाइन चीजों को इजिली देख सकते हैं, और दूसरा ऑनलाइन जब कोई देखेगा तो क्या सबके लिए वो ट्रांसपेरेंट होगा या छुपा नुका के हो रहा है? ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि जज को पैसा एक दिन पहले पहुंचा दिया जाता है, पीछे मैं, और जज को पहुंचा दिया जाता है, और जज जो है फैसला जो है पीछे मैं लेता है पैसा, आगे मैं फैसला बदल देता है। तो लॉजिक क्या है कि इस चीज का भी काम नहीं हो पाया। भाई ऑनलाइन कोई आकर दे लीजिए इतना रुपया, आप सोच के देखिए, ये वीडियो आया था जब कोर्ट में वो बोल रहे हैं और फैसला आगे ही जाने वाला है, तब तक एक आदमी आ रहा है, साहब जी लीजिए मिठाई का पैकेट लाया, बैग लेके दे रहा है। अच्छा, ऑनलाइन सब लोग देख रहा है, द इंटायर पॉपुलेशन, ठीक ठाक लोग लाइव देख रहे हैं उसको, आप और हम भी देख सकते हैं।
और लाइव देख रहा है, उसमें वो पैसा दे रहा है। जज ऐसे खोल रहा है और देख रहा है भाई पैसा है। आप मुझे बताइए, जज पैसा देगा भाई, उसको अपनी नौकरी नहीं प्यारी है तो बोला कि इसको पहले पकड़ रही थी, इधर ले आसन आ रही, इसको पहले खींच, पैसा बाजी दो, पैसा दे दिया हमको। तो लॉजिक क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगा, और ये ट्रांसपेरेंसी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के समय में ध्यान रखिएगा, ई कोड या फिर कोई भी ई कॉमर्स वाला साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जैसे देखेंगे, सबसे पहला फ्लिपकार्ट या कुछ भी मंगाते हैं आप, तो उसका डेटा क्या अंतिम तक रहता है कि खत्म हो जाता है? रहता है। आपने आज से 10 साल पहले फ्रिज मंगाया था, उसका भी डेटा वहां पे है। कुछ समझ में आ रहा है? वो डेटा रहेगा, जाएगा नहीं। तो आप जैसे कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि फ्रिज मंगा रहे 20,000 में, कुछ नहीं होता है। 8,000 का चीज बोलेगा 20,000 में मर्दे करीब मंगाए, अब वो बोल देगा, कहेगा दिखाओ। तो भाई फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, कैश वाला तो झूठ बोला जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ई कोड जो है कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर बहुत महंगा है? कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, मामला आसान हो जाएगा। अब आपसे लास्ट बार बोल रहा हूं, ये हेडिंग एक डालिएगा, बस उसमें 1-2 पॉइंट बता देता हूं, फिर हम क्या है, व्हाट आर द रिलेटेड कंसर्न एंड सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ई कोड में? प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? अच्छा, क्या आप लोग बोर हो रहे हैं या सुन रहे हैं? एला रहेगा, हाँ बोल दीजिएगा बोर हो रहे हैं। ध्यान समझना। तो पहला लिखिएगा टेक्निकल चैलेंजेस, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ऑनलाइन में। एक खुद से भी आप सोच सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा ना तब भी बोल सकते हो। आपके मोबाइल में भी जो समस्या हो सकता है, वो सारा समस्या आप इसमें लिख दो। पहला टेक्निकल चैलेंज, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, नेटवर्क हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है। तो एक हो गया, ऊपर का खाली हेडिंग लिखना, टेक्निकल चैलेंज लिख लिए। दूसरा साइबर सिक्योरिटी का रिस्क। सर हम कितना भी बना लें, उसके बावजूद भी कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा गायब हो जाता है। बैंक कितना सेफ्टी रखा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे बताइए केस का आता है कि नहीं आता है कि सर हमारा पैसा गायब हो गया, हमारा ये गायब हो गया। सोचे इतना सिक्योरिटी के बाद भी पैसा गायब होगा, तो ये समस्या तो बना रहेगा। मान के चलिए ये हो सकता है कि साइबर सिक्योरिटी में केस के कुछ सेंसिटिव मुद्दे इस तरीके से जाहिर हो जाए या उसको मिसयूज कर दिया जाए, ये भी तो चांस है। समझ में आ रहा है? समझ में कैसे आ रहा है? डिसीजन जज साहब सुना रहे हैं कि एक्स आदमी ये जो है इसको दोषी करार दिया गया, जेल ले जाओ। यहां से इसने डिजिटलाइज कर उसको फ्रेमिंग किया और उसमें आ रहा है, सब लोग ये देख रहा है एक्स आदमी निर्दोष है क्योंकि उसका ट्रांसलेट कर दिया गया और उसको ये है। अब आप मुझे बताइए मैनिपुलेट किया जा सकता है कि नहीं? आराम से किया जा सकता है। और आजकल हैक करना तो बहुत इजी चीज है। किसका आजकल एक समस्या नहीं देखे हैं, हर कोई ना कोई बोलता है हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। ऐसा लगता है जैसे बिल गेट्स का बाप है, यहाँ समझ रहे हैं? इसका कायला हैक करेगा भाई तुम्हारा, समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे में कुछ है ना कुछ है तो कुछ नहीं, तुम पासवर्ड भूल गए थे कदे, आप समझ में आ रहे? तुमको याद नहीं है इसलिए जो है तुमको याद नहीं था। तो लॉजिक क्या है आप सोचिए, ये कितना बाउंडर चीज है। तो आम आदमी को चूंकि अपने आप को बड़ा खाना होता है तो कहेगा हमारा अकाउंट हैक हो गया था। आप सामने वाले भी सोच रहा अच्छा तो हमारा भी हैक हो गया था। ये जो है ना ये बहुत मतलब गजब किस्म का है। तो पहला है टेक्निकल चैलेंज, दूसरा क्या है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। समझ में आ रहा है? तीसरा एक और लिखिएगा इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है इक्वल, बराबर। इक्विटी कंसर्न। इक्विटी कंसर्न का क्या मीनिंग है? अब आप मुझे बताइए, आज के समय में भी तो बहुत ऐसे दादा जी चाचा जी लोग हैं जिनको मोबाइल चलाने अवे नहीं करता है। जैसे बोलिएगा कि खोला ना हो जाए, तू खोला, कहीं इन्होंने टिपा जी तो गड़बड़ हो जाएगी, उनको ये भी टेंशन रहता है। आज के समय में बहुत लोग नहीं खोल पाते हैं। आज के समय में बहुत लोग के पास कीपैड फोन है और कीपैड फोन में भी वो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि देखा था क्या मैसेज आया हुआ। तो हमारे पास सबसे बड़ा समस्या तो ये भी है ना, बार बार देखिए, अरे पापा दादा जब नहीं होते हैं वो बार बार मैसेज दिखाएंगे, जो अगर इनकेस नहीं है तो दिखाएंगे, देखा था क्या हुआ, कहा था रिचार्ज ला, कहा था कि पैसा दिया हमारा। अब ये जो है उनको ये भी नहीं पता कि पैसा आ गया क्या हो गया। पेंशन वाला जो है ना लोग, पेंशन वाला कुछ ऐसा ही है लोग आगे। तो इक्विटी का मतलब है कि क्या सभी को डिजिटल आइडिया है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? नहीं चाहिए। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड जो रख रहे हैं उस रिकॉर्ड का क्या पता मिसयूज हो जाए। जैसे आपको मैंने बोला कि फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे जो डेटा अवेलेबल उसका मिसयूज किया गया। मैंने बोला अमेरिका में सरकार जो बना डोनाल्ड ट्रंप का, वो फेसबुक की वजह से बन गया। फेसबुक ने हिला दिया और इसके कारण केस हुआ। फेसबुक ने सारे डेटा दे दिए और फेसबुक ऐसे मैसेज चलाने लगा कि लोग को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप से ही सारा काम होगा। और सर फेसबुक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में। क्या बुझा रहा है? तो मैसेज मैनिपुलेट भी तो किया जा सकता है। अरे ऐसा ना, तो लॉजिक है हमारा भी डेटा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैंने बोला आज के समय में किसी का डेटा प्राइवेसी बड़ा खतरा है, क्योंकि कोई ना कोई हर जगह अकाउंट बना भी किया हुआ है। प्राइवेसी प्राइवेसी कितना हो, पासवर्ड लगा लीजिए, कौन हो गया, सर्च किया आपका नाम, किसी न किसी मीडिया पे तो आप हो। अब आजकल देखिएगा जैसे शादी की बात है, शादी की बात चल रही है, नाम पता चल गया, खाली बायोडेटा का जरूरत नहीं है, नाम बस पता हो।
गया सर्च किया, मिल गया, अच्छा राम खिलावन सिंह या तो समझ पा रहे, ये मिल गया, डेटा देख लिया, कहीं ना कहीं इंस्टा कहीं पे तो अवेलेबल होगा। इसलिए प्रभु मैं कहीं नहीं हूं। ध्यान समझना, लॉजिक ये है कि देखो मैं तो मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन आप ध्यान में रखना ये कि आपका डेटा और प्राइवेसी आपके हाथ में। जो भी कोई चलाते हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, बहुत लोगों को ऐसे, हालांकि यहां तो नहीं लेकिन स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत मिसयूज किया गया है डेटा, बहुत ज्यादा। तो लॉजिक ये है कि आपसे निवेदन है कि जो भी चीज है उसका एक खतरा चूंकि इसमें भी रहेगा, तो हमारे लिए एक समस्या ये भी है। चौथा, टेक्निकल अपग्रेड। टेक्निकल अपग्रेड का मतलब क्या है? सर पुराना टेक्नोलॉजी है, इधर देखो, आपको याद है, और कोई नहीं, बाबू साहब लोग, बाबू साहब मतलब आईएएस को बाबू साहब लोग बोला जाता है, ध्यान समझिएगा। एक नया सिस्टम आया अभी के तुरंत कि अब से ये प्लेटफॉर्म जो पहले से आप यूज कर रहे थे कंप्यूटर, अब ये चेंज, अब एक नया डिवाइस आया है और उस डिवाइस पे आपको काम करना है। आपको पता है इन लोगों ने मना कर दिया, जो 40-45 साल के आईएएस ऑफिसर जो काम कर रहे हैं पिछले 20-25 साल से, तो कह रहे हमसे नहीं होगा, दूसरा किसी को बुलाओ, समझ आ रहा है? क्योंकि ये लोग सर लत लग चुका है वही पुराना वाला घिसा पीटी कंप्यूटर, एक वो कीबोर्ड गया तो एन गायब है तो एल गायब है, अब एन को पकड़ के एल टिप रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप देखिएगा सरकारी जब विभाग में जाइएगा तो ऐसे भी तो बहुत सारे हैं। इन लोगों ने जब मना कर दिया तो सर इनको बोला गया कि काम करो, अगर ये नहीं चला सकते तो तुम लोग नौकरी छोड़ दो। तो लोग सीखना शुरू किए। आज के समय में आपके पापा या बूढ़े दादाजी लोग पहले बोलते थे मोबाइल हमसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। आजकल देखिए फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, दादाजी फेसबुक पे जो लाइक कर आलिया भट्ट को, आप समझ में आ रहे? अब ये जो माय मीनिंग है, आखिर चेंज वगैरह हुआ हुआ भाई, परेशान है आजकल बड़े पापा दादाजी लोग से, बहुत सारे परेशान है कि क्या कर रहे हैं। अच्छा उनको खुद पता नहीं है कि मैं मैसेज कर रहा हूँ तो क्या, अब नीचे लिख दिया कमेंट में आई लव आलिया भट्ट। उनको ये नहीं पता कि सब देख रहा है, उनको लग रहा है पर्सनल मैसेज कर दिए। बहुत सारे ऐसे दादाजी लोग भी तो हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा समस्या है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सर ये बहुत बड़ा समस्या है, उनको पता ही नहीं कि किधर मैसेज कर रहे हैं किधर नहीं मैसेज कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ज्यादा नहीं सोचना, आगे आते हैं। तो सर इधर मैंने कितना प्रॉब्लम बोला, फिर से बोल रहा हूँ। पहला मेरे साथ रिपीट करो, टेक्निकल चैलेंज। दूसरा बोलो जल्दी, एक साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हमेशा रहेगा। थर्ड चैलेंज इक्विटी कंसर्न, क्योंकि बराबर रूप से सबको पता है तो सर ये समस्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, उसका मिसयूज हो सकता है जो रिकॉर्ड हमने रखा है। लास्ट मैंने बोला टेक्निकल अपग्रेड। टेक्निकल अपग्रेड में जब नया चीजें आती है तो सब लोग उसमें नहीं चाहता है कि हम इसको एडॉप्ट करें, वो चाहता है पुराना घिसा पीटा सिस्टम से ही काम चला लें। आगे उसके बाद है ये जितना सारा है इसको छोड़ दो, क्योंकि इसी का वो एक तरह से डिटेल है। क्लियर है यहां तक? तो फिर मैंने बोला ई कोड अच्छा तो है लेकिन कुछ समस्या भी हमारे साथ है, और वो समस्या ठीक हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। आज आने वाले से पहले नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिकल सेल डिजीज। मैं बार बार एक चीज का एग्जांपल देता हूं क्योंकि लाइव एग्जांपल है। 2014 से पहले, मोदी सरकार आने से पहले, और जब ने मोदी ने बोला कि इसके बाद से फोन पे गूगल पे यही सब इस्तेमाल होगा, तो पूरा इंडिया में विरोध हुआ था, याद है? मैं ये एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि इसमें से जितने लोग हैं वो एग्जांपल लाइव जिए हुए हैं, देखे हुए हैं। सब सब्जी वाला चिल्ला रहा है हम कैसे, हमको तो आता ही नहीं है, कैसे हमारा खाता ही नहीं है। और आज के समय में सब्जी वाला अपना बोरा में जो है स्कैनर रखा हुआ है, जैसे बोलता है 1 रुपए निकल ये मैं दे दी, आसान में आ रहा। तो ये जो है वो जो समय था, आप सोच के देखिए फ्यूचर यही होता है। 2014-15 में सोचा हुआ काम 2023 में अपन जी रहे हैं, और इन 7 से 8 सालों में बहुत प्रभावित हुआ। और इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल बार वही देता हूँ कि आज मैं हूं, आज पढ़ा रहा हूं, कल आज से 4-5 सालों के बाद सबको लगेगा कि जो कंटेंट उसने दिया था उसने पूरा इन्वायरमेंट बदल के रख दिया। क्योंकि किसी चीज का ना टेम्पररी इफेक्ट जल्दी नहीं होता है, जब बड़ा चीज होता है उसका परमानेंट इफेक्ट थोड़ा बाद में आता है। ध्यान से समझ, देखो जो टेम्पररी लेबर लोग क्यों टेम्पररी पे रहते हैं कि भैया हम कमाए हमको आप पैसा दो। और बिजनेस में देखो, जियो ने जब अपना सिम लगाया होगा तो उसके पहले सबको फ्री में बांटा, क्या उसने कुछ टेम्पररी कमाया? नहीं। लेकिन आज के समय में देखो वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। क्या बुझा रहा है? इसलिए टेम्पररी चीज पे फोकस कम करिए। ये देखिए कि आईएएस में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो होगा उसका गेन इतना होगा कि सर उसका हिसाब किताब आपके पास नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? और नहीं तो अभी जाकर काम कर लीजिए आटा चक्की पे, चाहे कहीं पे भी, या कोई भी जॉब छोटा मोटा कर लीजिए, वो आपको टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकता है। रियल लाइफ जीना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या सुन पा रहे हैं सर? नेक्स्ट हेडिंग है सिकल सेल। सिकल मतलब होता है हंसुआ, कुछ बुझा रहा है? और चूंकि इसका डिजाइन देखिएगा तो हंसुआ की तरह है। इसमें बस एक बात समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं एक बार पूछ रहा हूं, क्या आप लोग ठीक हो? प्लीज अलर्ट रहना बार बार, नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। मेरे क्लास में अगर बोर हो गया तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं, इसीलिए कभी बोर होने नहीं देना है। देखिए ध्यान से, पहला देखो आरबीसी आप जानते होगे ना, रेड ब्लड जो है आपका कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स मतलब ठेठ भाषा में समझो। एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है। तो खून सिर्फ लाल होता है, जैसे बार बार बोलते हैं कि तुम्हारा खून लाल हमारा खून उजला, बोला हो सकता है
भाई जैसे फिल्म में डायलॉग नहीं मारते हैं, हिंदू है मुस्लिम है दोनों का खून लाल है, नहीं भाई पीला भी हो सकता है, पीला नहीं हो सकता है, व्हाइट जरूर हो सकता है। तो देखो व्हाइट ब्लड सेल चूंकि हर किसी में होता है, व्हाइट ब्लड सेल का काम है कि प्रोटेक्ट करना। रेड ब्लड सेल्स का काम है कि सर जितना भी फंक्शनिंग चल रहा है उसमें सारा फूड को साथ ले आना, उस फूड से जितनी एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर कर अपने में फॉर्मेशन करना, और जो बेकार की चीज है उसको बाहर कर देना। क्या समझ में आ रहा है? तो लाल खून का फंक्शनिंग ज्यादा है कि डब्ल्यूबीसी का ज्यादा है? लाल खून। अब मान लो लाल खून जो फ्लो कर रहा है अगर ये ब्लॉक हो जाए किसी भी स्थिति में, ब्लॉक इन द सेंस कि कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण वो जो आपका नली है, फूड पाइप हो चाहे कुछ भी है, वो जो है ब्लॉक हो गया, उसके कारण धीरे धीरे जमेगा, और जमना शुरू होगा तो एक अलग लेवल पे कार्ड क्रिएट होगा, आया ना? तो सर जब भी कभी आप बोले कि सिकल सेल डिजीज तो दो चीज याद रखिएगा, एक याद रखिएगा एनीमिया, एनीमिया तो सुना होगा आपने, तो एक एनीमिया याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से दिया हुआ है एक शॉर्ट फॉर्म में, तो सिकल सेल एनीमिया ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूं। और दूसरा है सिकल सेल क्राइसिस। क्या है? सिकल सेल क्राइसिस। ये देखो आप इधर ऐसे सीधा आपका स्पाइनल कॉर्ड है, किसी वजह से ये ब्लॉक कर गया, तो ब्लॉक कर गया तो धीरे धीरे इसके शेप पे भी तो असर पड़ेगा। मतलब कोई भी पाइप है, उस पाइप के थ्रू पूरा पानी जा रहा था, अब पाइप के थ्रू पानी यहीं तक जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। मुझे बताइए जो पाइप जहां तक पानी जा रहा है वहां तक सीधा रहेगा, लेकिन आगे से जा नहीं रहा है, तो धीरे धीरे वो अपना शेप बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। और चूंकि आरबीसी के फ्लो में जैसी दिक्कत आएगा ये शेप ऐसा ले लेता है जो हंसुआ की तरह होता है, इसलिए इसका नाम बोल देते हैं सिकल सेल डिजीज। क्या समझ में आ रहा है? तो सर बीमारी जो है ये मेन आरबीसी के कारण है कि डब्ल्यूबीसी के कारण है? आरबीसी के कारण। यहां तक पूरा साफ किया था? साफ, पूरा साफ। तो समझिएगा इधर ध्यान से, अब हेडिंग डालिएगा। सबसे पहला सिकल सेल डिजीज डाल लिए थे, पहला लिखिए, सबसे पहला लिखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई। इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं जीओआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है कि स्टेट गवर्नमेंट का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये दिमाग में रखिएगा, तो लिखिएगा जीओआई और ऐसे ये वाला छापिएगा लाइन थ्रू एनएचएम। एनएचएम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। ये बार बार आएगा, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन लिख लिए। आगे क्या बोला है? सपोर्टिंग द स्टेट्स, सारे राज्य को सपोर्ट करेगा इन द एफर्ट टू प्रिवेंट एंड मैनेज सिकल सेल डिजीज। यानी कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को मदद करेगा ताकि इस बीमारी को मैनेज किया जा सके और पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। कौन से मिशन के तहत? नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। क्या समझ में आ रहा है? नेशनल हेल्थ मिशन। फिर लास्ट पर बोल रहा हूं तो क्या लिखोगे? जीओआई। जीओआई लिख लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब शॉर्ट फॉर्म जो है जो मैं बोल रहा हूं ये शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्टेबल है, तो मेंस में आप आराम से इस्तेमाल करेंगे। इधर देखो, अब आप लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब आपको आंसर नहीं आ रहा हो तब ये लिख देना ही वाला। कुछ बुझा रहे? जब आंसर नहीं आ रहा हो तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन। जब आंसर पूरा आ रहा हो तो ज्यादा लिखना है, तो शब्द बचाना है, तो जीओआई, एनएचएम, ये सब तरीका होता है। और तरीका वो आपको आता है, हम क्या बने? कुछ लोग जन गण मन भी भर के आते हैं, मेंस में जन गण मन प्रभु नहीं भरेगा। वो ग्रेजुएशन तक ठीक है सर, नेगेटिव मार्किंग कर देगा वो जो चेक करने वाला है। यूपीएससी है ये, कोई ग्रेजुएशन वाला नहीं है कि एगो देखता है आगे गायब कर देता है। इसीलिए ग्रेजुएशन में कैसे होता है? बित्ता पे नापा जाता है, नहीं जानते हैं? एक बित्ता, दो बित्ता, लिख दिया है 10 पेज, 2 नंबर, इसको 53 को पास। ग्रेजुएशन में जिसको नंबर आया रहता है वो खुद सस्पेंस में होता है कि हमको इतना कैसे आ गया रे। आप समझ में आए? और दूसरा एक और टेंशन होता है कि हमरा से पीछे ये लिखा था, हमरा में से ये लिखा था, इसको कितना ज्यादा आ गया, हमको इतना कम कैसे आ गया। इस बात का भी टेंशन बहुत लोगों को रहता है कि हमारा में से लिखा और हमसे ज्यादा आ गया, तो प्रभु दिखाए कायला। अब समझ में, जब दिखा दिए तो चुपचाप रहिए। तो लॉजिक है कि बहुत ज्यादा इस टेंशन में जी रहे हैं। खैर इधर देखिएगा, लास्ट एक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट में आया था ये, और बजट में आने के बाद देखिएगा एक मिशन चलाया टू सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। तो जो मैं बोल रहा हूं वही पॉइंट लिखना। लिखो, पहला लिखो, इन द बजट 2023 से 24, यानी कि इसके पहले वाला बजट, ठीक है। द जीओआई समझ गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हैज, अब यहां से लिख लो, अनाउंस्ड अ मिशन। एक मिशन, कौन सा मिशन? नेशनल हेल्थ मिशन, ब्रैकेट में लिख लेना एनएचएम। अनाउंस्ड अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया
सिकल सेल एनीमिया बाई 2047, यानी कि 2047 तक एनीमिया को पूरा तरह से भारत मुक्त बना देना है। भारत मुक्त की एनीमिया मुक्त बना देना है। क्लियर है? 2047 तक। जैसे टीबी को भी बोला गया टीबी मुक्त भारत, तो उसमें 2050 तक का टारगेट लिया गया। पहले शुरुआत में टारगेट कम था, कभी 2022 तक हुआ, कभी 25 तक, कभी 30 तक, अब 50 तक। क्योंकि टीबी जो है वैसा बीमारी है कि प्रभु जल्दी खत्म नहीं होता है। वो मतलब वो खांसते खांसते, आप कभी टीबी के पेशेंट को देखे हैं? कहीं ना कहीं आसपास देखे होंगे। बहुत जबरदस्त मतलब इरिटेशन होता है, मतलब इतना पेन होता है, इतना दर्द हो रहा होता है कि आपको उसका दर्द समझ में जो है ना, देख के लगेगा कि यार वो दर्द उसको नहीं, अपने को ही होने लगा है। फिर से बोल रहा हूँ, सिकल सेल एनीमिया, और एक लिख लेना, अब दो इधर लिखना, यहाँ पे ऐसे करके बना लेना। एक लिख लेना ऐसे सिकल सेल, और इसमें 2 ठो लिख लेना, ये जरूरी है। पहला लिखना सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा लिखना सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल एनीमिया एंड सिकल सेल क्राइसिस। हो गया? और चूंकि हमारा, आप मुझे बताइए, इसमें डेथ का समस्या, मतलब आदमी कोई मर सकता है कि नहीं? बहुत जल्दी मर सकता है। जिसका लाल खून ही अगर ब्लॉक हो जाए या फ्लो में प्रॉब्लम हो, उसका डेथ का संख्या तो डेफिनेटली बढ़ेगा। हो गया यहां तक? लिख लिए, मतलब 2 टाइप लिख लिए। बहुत लोग को एनीमिया होता है, ध्यान से रखिए, और एनीमिया में भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट स्पेशली यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसफंक्शनल रेड सेल्स ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड तो होता है ना। जैसे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। वैसे ही खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। हालांकि इसके और भी कारण होते हैं, लेकिन अभी के लिए उतना समझो, जब जाएंगे वहां तब उसमें जाएंगे। दूसरा सिकल सेल क्राइसिस। इस क्राइसिस में ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, तो जो रास्ता है, जो नाली है, वो ब्लॉक हो गया, तो इसको हमने बोला सिकल सेल, क्या बोला? क्राइसिस बोला। क्लियर यहां तक? कॉजिंग सीवियर पेन और ऑर्गन डैमेज। तो जब कोई रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो पेन और डैमेज क्रिएट करेगा ही करेगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, इसमें एक चीज बस खाली लिख लो, लिखिएगा SCD। क्या है बताना जरा। तो SCD जो हेडिंग डाले तो वही है, सिकल सेल डिजीज इज अ क्रॉनिक। क्या है? क्रॉनिक। लिखिएगा सिकल सेल डिजीज इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर, बस इतना ही लिखना। क्रॉनिक पे हाईलाइट कर लीजिएगा, क्रॉनिक पे हाईलाइट कर लीजिएगा। अब बाकी इसमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारा ऑपरेशंस भी किया है, देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारा पॉलिसी भी चलाया है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, प्रिवेंशन इज हमेशा बेटर देन क्योर। ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में हमेशा मेंस में रखिएगा। करप्शन को खत्म करने के लिए सिंपल एक ही तरीका है, क्या? इकोनॉमी जब ठीक हो जाएगा ना, तो करप्शन ठीक हो जाएगा। आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मान लीजिए, उन सारे लड़ाई झगड़ों का जड़ तब खत्म होगा जब सब लोग कमाना शुरू कर देंगे, डिट्टो खत्म हो जाएगा। समझ में आया? 4 भाई में से 1 भाई नहीं कमा रहा है, 3 भाई कमा रहा है, मारपीट होगा। चारों भाई अपना भले 5-5 हजार ही सही, 6 हजार ही सही कमा रहा है, शांति से परिवार रहेगा। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, ध्यान रखिएगा। जहां कोई नहीं कमाया, सोचा कि बैठ के खाएंगे, 3 गुना कमाता, तहां लड़ाई होगा। इसलिए परिवार तब चलता है जब एक भाई, क्या मैंने बोला बार बार, एक भाई मीट ले आए तो दूसरा भाई मछली ले आए। इसलिए नहीं ले आए कि लाया, बल्कि इसलिए ला रहा है कि वो लाया है, हमारा भी फर्ज बनता है लाना, तो परिवार चल जाएगा। और एक भाई सोचा कि भैया ले आए, बड़ा नमकाला ले, तो फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कुछ वो जो मछली है वो लाने का सिंपल कुछ नहीं, कुछ मछली कोई खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि सब लोग बोलेगा मीट आए तो काला मछली ले दिया, सब लोग डांटेगा। लेकिन बात उसका नहीं है, बात इसका है कि आप लाए हैं, उससे परिवार में बैलेंस बना रहेगा। वो आज नहीं बने कल बने, लेकिन वो बैलेंस बना रहेगा। तो बैलेंस बना के रखिए। इसलिए कोई आदमी घर में कहेगा तुम क्यों लाए हो, लेके आइए। आप छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपका हक है, आप लेके आइए। अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, इंडिया केनिया टाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप बच नहीं सकते। केनिया कहां? अफ्रीका में क्या अमेरिका में? अफ्रीका में। तो इंडिया केनिया टाइज, लास्ट में पूछ रहा हूं, जिंदा हो? प्रमाण देते रहना। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, लास्ट है इंडिया केनिया। इसमें 2-3 बात है जो समझाना है, बाकी हम आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इंडिया, यूएई और फ्रांस। इधर पहला लिखो, सबसे पहला कि सर इधर लिखिएगा, एक कोलैबोरेटिव मत लिखना, अगर ये याद रहे तब भी ठीक है, नहीं लिखना बोथ कंट्रीज। हम जो बोल रहे हैं वही लिख लो, बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज में कौन कौन? इंडिया एंड केनिया हैव अब लिखिए कोलैबोरेशन,
बोथ कंट्रीज हैव कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन का लिखना टाइज, कोलैबोरेशन टाइज नियर दी लामू आर्किपेलागो। ये जो है लामू, और मैंने जो मैप जिनको पढ़ा है उनको पता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो एक जगह से दूसरे जगह तक फैला हुआ है उसको बोलते हैं आर्किपेलागो। तो लॉजिक क्या है, लामू आर्किपेलागो। तो सर इंडिया और केनिया में जो टाई अप हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लामू। देखो लामू है, ये जरूरी भी हो गया, उसके पीछे बहुत सारा कारण है, मैं बताऊंगा पूरा इसका इतिहास कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन पहले वो लिख लो। दूसरा पॉइंट, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जानते ही होंगे ना, एक बम आता है हाइड्रो बम, नहीं होता है, दीपावली में आता है, बड़ा आवाज करता है हाइड्रो बम। आई आता है पनियावा बम अरे पानी में बन जाता है, जाके पानी में फेंको बम से आवाज करेगा। हाइड्रो हम इसलिए बोल रहे हैं, इसमें एक शब्द है हाइड्रोग्राफी, एक गोवा में है, ध्यान समझना। फ्रॉम इट द सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, ध्यान से समझना। तो सर आप मुझे बताओ, पानी में जो कोई अगर नेवी है तो वो किसी को भी ट्रेनिंग देगा तो पानी के बारे में देगा कि आर्मी के बारे में दे देगा, पानी के बारे में देगा। तो पहला पॉइंट लिखना, सबसे पहले लिखिएगा जब सबसे तेजी में, द सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिया, द सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिया, द सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिया, लिख लिए, बाय दी, फिर से बाय एक बार, द सर्वे कंडक्टेड बाय इंडिया बाय दी नेवीज नेशनल हाइड्रोग्राफी ऑफिस, ये वाला लिख लेना, बाय नेवी नेशनल हाइड्रोग्राफी ऑफिस। जगह रहना, यहां तक ठीक है। तो इसमें दो नाम पे हाईलाइट कर लेना, एक लामू पे हाईलाइट कर लेना और दूसरा ये नेशनल हाइड्रोग्राफी ऑफिस पे हाईलाइट कर लेना, ये दोनों काम का चीज है। अब जरा देखना, इसमें दिया है कि केनिया के बारे में क्या है, बहुत सारा इसमें न्यूज दिया है कि केनिया का क्या है, इंडिया से केनिया का क्या रिलेशन है। देखो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पहले से पता है। केनिया अफ्रीकन कंट्री है या फिर साउथ अमेरिकन है, अफ्रीकन, इनको पता है, ठीक है, ध्यान समझना। इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से देखना, ये एक बार पढ़ना आप, सिर्फ पॉइंट नंबर दिस, ये वाला पढ़ना जरा थोड़ा। पढ़ लिए, उसके बाद पॉइंट पढ़ना सेकंड लास्ट, ये वाला। देखो परेशान मत होना जब नहीं समझ में आए तो, बाकी जिन लोगों को पढ़ा चुका उनको समझ में आना चाहिए। लेक तुर्काना, ये सब पढ़ाया हुआ है मैपिंग में। तो क्या लिखा हुआ है, लेक तुर्काना जो है द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट लेक, मरुस्थल का सबसे बड़ा झील, पार्ट ऑफ द ओमो तुर्काना बेसिन विच स्ट्रेचेज इनटू 4 कंट्रीज, इथियोपिया, केनिया, साउथ सुडान एंड युगांडा। अब ये सारा कंट्री चूंकि आपको पता है तो चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? नई कंट्री पता होता तो पहले तो आप मुझसे यही बोलते कि पहले सुडान है युगांडा बताइए, बाद में फिर देखेंगे क्या है। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक ये है कि आपको पता है। तो इसमें आप सिंपल एक चीज याद रखना, दो चीज ध्यान से देखो, केनिया का लोकेशन क्या है, कैसे है, नहीं है, ये हमको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है। बस ये याद रखना है कि केनिया के साथ हमारा टाई हुआ है, उस टाई में किस चीज का है, लामू का आर्किपेलागो का जिम्मेदारी है या फिर अलग है, लामू के लिए हुआ है, और हमने लामू पे अपना लगभग केनिया को सब कुछ देने का बात की है। इंडिया का क्या रिलेशन है, इतिहास, तो देखिएगा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको छापना है, लेकिन उससे पहले एक बार पढ़ना है, तब पहले पढ़ लो, फिर मैं जो लिखवाऊंगा तब छापिएगा। पढ़ने की कोशिश करिए, ये वाला लास्ट पॉइंट, ये जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए। अगर वो पॉइंट जो लोग पढ़ लेंगे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इसमें आपको कहीं 44th ट्राइबल दिख रहा होगा कहीं पे, ठीक है सर। कमाल की बात है कि केनिया ने हमारे इंडियन लोगों को, देख द केनिया गवर्नमेंट 2017 इंडियन डिसेंट जो इंडिया के हैं उन लोगों को 44वां ट्राइब का जो है, लगभग 44th ट्राइब का उनको पहचान दिया, मतलब उनको जो है नेग्लेक्ट नहीं किया बल्कि 44th ट्राइब का पहचान दिया। दूसरा, हमने केनिया के सभी बड़े बड़े लोगों को हमने, यहां देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी कहां है, गोवा में, लिख लो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी गोवा में।
ठीक है। इंडिया और केनिया का बहुत पहले से संबंध है, मसाला उसाला का बहुत पहले से, ठीक है। तो हम अभी सिंपल दिमाग में रखेंगे, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी कहाँ है, मध्य प्रदेश की गोवा, गोवा। और यहाँ पे हम लोग केनिया के बड़े बड़े पर्सनल को, बड़े बड़े नेवी ऑफिसर्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्लियर है। और दिमाग में आप रखेंगे बिल्कुल। दूसरा, केनिया ने क्वेश्चन पूछा था कि जो पहचान 44th ट्राइब का दिया वो कौन से कंट्री ने दिया, तो कौन सा कंट्री हो जाएगा, केनिया हो जाएगा। मतलब कि केनिया ने जो है इंडियन लोगों को 44th ट्राइब का दर्जा दिया, क्लियर है, ये दिमाग में रखिएगा। तो उसमें एक्चुअली ऑप्शन था अफ्रीकन या अमेरिकन, तो अफ्रीकन याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मिस इंपॉर्टेंट, ये वाला लिख लीजिएगा, आईटीईसी, इसका फुल फॉर्म लिखो पहले, मैं बताता हूं इसको। इंडियन, इजी है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हो गया, डन। अब फुल फॉर्म के बाद आईटीईसी के अंदर बहुत सारा कुछ है। देखो दो शब्द है, एक है टेक्निकल और एक क्या है, इकोनॉमिकल। समझ में आ रहा है। तो हमने केनिया के साथ टेक्नोलॉजी भी और इकोनॉमिकली भी बहुत कुछ शेयर किया है। इधर देखो हमने चाइना की तरह वो काम नहीं किया कि पैसा देके उसका जमीन हड़प लिया, हम सिर्फ मदद करते हैं, उसके बदले जो है अपन लेते कुछ नहीं है। तो इंडिया का नेचर और इतिहास वैसे ही रहा है। तो लॉजिक है, आईटीईसी याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी, गोवा की पंजाब, गोवा याद रह गए। सुस्त मत होना, अभी काम है बहुत अभी। नेक्स्ट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए, इंडिया, यूएई, फ्रांस, ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल मतलब क्या, 3 की 4, 3। तो इंडिया, यूएई एंड फ्रांस की सोमालिया फ्रांस, क्लियर है। देखो यूएई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सर जब भी शब्द एमिरेट्स आया, यूनाइटेड है, तो मतलब सिंपल सा है, बहुत लोगों का मिलकर बना है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये मैं मैप में बताया हुआ हूं, परेशान मत होना, बाकी ध्यान देखना। इधर इसमें क्या बोला है, इन तीनों ने मिलकर पहले कौन कौन चीजों पर चर्चा करी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी में क्या पूछता है कि ट्राइलेटरल इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में इस चीजों पे चर्चा हुआ है। तो पहला देखना क्या है, किस चीज पे चर्चा हुआ है। आपको एक दिख रहा होगा सोलर एनर्जी, क्या दिख रहा है, तो पार्टनरशिप टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ, एक है न्यूक्लियर एनर्जी। तो लिखो, लिखिएगा, दिस पार्टनरशिप has been done in the field of, अब यहां से लिखो, in the field of, हाँ तेरी में सुस्त नहीं रहना है, in the field of nuclear, solar and climate change and also लास्ट लाइन यहां पे है, and also to preserve biodiversity, तो बीच में आपको कौन दिख रहे हैं, ए जयशंकर दिख रहे हैं। और ए जयशंकर का जो है अच्छा खासा जो है इनका, मतलब जो बोलते हैं ना कि इंडिया के अंदर एस जयशंकर का ठीक ठाक नाम है। और ठीक ठाक नाम इन द सेंस कहने का मतलब अच्छा पॉजिटिव स्टेटस। इनसे एक पत्रकार पूछा कि क्या पता इंडिया पे हम कैसे बिलीव करें कि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ इस तरीके का रिलेशन रहता है, तो आगे भी चल के ऐसा करेगा, मतलब आगे चल के उसके साथ मेंटेन रखेगा, शांत रहेगा। तो बड़ा प्यार से सुना, और प्यार से सुनने के बाद बोला कि आपके यूरोप में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और यूरोप किसी के साथ क्या करता है, नहीं करता है, यकीन मानिए हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि यूरोप, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज क्या करेगा। क्योंकि जब जब टाइम आया है तब इसमें से किसी कंट्री ने किसी की मदद नहीं करी। और उन्होंने बोला, अगर मैं सिर्फ बहुत एग्जाम्पल गिनाऊंगा तो आपका पूरा मीडिया लिखने में बहुत परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन मैं लाइव एग्जाम्पल बताता हूं, व्हाट दे हैव डन इन जो रसिया और यूक्रेन के साथ हुआ, उन्होंने फिर क्या किया जब इजराइल के साथ लड़ाई हुआ, तो किसी ने कुछ बोला नहीं। तो आप पहले यूरोप वाला देखें और हंस के फिलास में बोला इंडिया हम देखते हैं,
ये जो है डिप्लोमेट, और मैंने क्या बोला था, डिप्लोमेट का खासियत होता है कि आपको कोई गाली दे, सहन शक्ति होना चाहिए, साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए एक राजदूत को, एक आईएफएस ऑफिसर, इसलिए मैंने बोला साइकोलॉजी सिखाया जाता है, और उसके पास डिबेट करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे कुछ आया बोल दिया पसंद, तो लॉजिक ये है कि एस जयशंकर का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत जगह पे रहा है। अच्छा, सिर्फ एस जयशंकर नहीं, भारत के हर आईएफएस ऑफिसर बड़े तगड़े हुए हैं, और ये भारत का खुशनसीबी है कि भारत के विदेश मंत्री हो चाहे भारत के राजदूत हो, बहुत तगड़े तगड़े आए हैं। समझ में आ रहा है, चाहे शशि थरूर से पहले, चाहे शशि थरूर के बाद, चाहे कोई भी। और मैंने बोला लड़कियों के सबसे बार बार बोला है, कोशिश करना कि आईएफएस ऑफिसर बनो, मजा है उसका अलग लेवल पे। समझ में आ रहा है, अलग लेवल पे मजा है। बाकी जिनको है घर से लगा हुआ ज्यादा है, जिनको घर से लगा हुआ है, नॉर्मल घर छोड़ के नहीं जाएंगे, तो खैर वो तो कुछ भी, वो तो दिक्कत है, बट फिर भी कोशिश करिए, अगर मौका मिले तो आईएफएस बनो। सिर्फ इंडिया ही क्यों, पूरा का पूरा जाकर बनो। और मैं बार बार दिव्यानी खोवलेकर का नाम बोलता हूँ क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित हूँ, गजब का उसका ऐतिहासिक गजब का है, तो और क्या ही मैं बोलूं। मतलब ऐसे ऐसे राजदूत अगर फीमेल हो, गंदा उड़ा दे। अमेरिका में गया, अमेरिका का नियम में तोड़ दिया, समझ में आ रहा है, अमेरिका को चैलेंज कर दिया, राजदूत है, बोला इस पे केस करेंगे। इंडिया बोला कि केस करोगे बाद में इसका ट्रांसफर कंबोडिया कर देंगे। और ये इस तरीके का राजदूत में कैपेसिटी होता है कि रिस्क ले। इसलिए बांग्लादेश वाले मूवी में आप दिखे होंगे, जो बांग्लादेश का मूवी रॉ जो बना, और उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक जो पता नहीं कौन सा हीरोइन है, वो हीरोइन ने प्ले किए आईएफएस ऑफिसर का रोल, मौनी रॉय है या शायद कोई है। तो आईएफएस ऑफिसर का प्ले जब भी कोई लेडीज करेगी, वो ज्यादा चांसेस है कि वो सिक्योरिटी और खुफिया तरीके से मैनेज कर लेगी। अरे उनका एक्सपीरियंस है भाई, मम्मी के एक्सपीरियंस नहीं देखते हो, पापा के पर्स में से पैसे गायब होते हैं, पापा को भनक नहीं लगेगा, उनको तब भनक लगेगा जब हिसाब किताब, उनको पता रहता है कि कितना निकालना है कि इस आदमी को शक नहीं हो। समझ में आ रहा है, इस आदमी को पता तो ना चले जिसका मैनेजिंग। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, ये जरूरी नहीं है कि सब कोई करता हो भाई, तो सब उसको मम्मी लोग हमारे पीछे पड़ेगा। लॉजिक ये है कि सच बात ये है कि मैनेजमेंट स्किल्स कुछ लोगों का बहुत तगड़ा होता है, कम चीज में भी तगड़ा मैनेज कर लेते हैं, और कुछ लोगों को कितना भी कुछ दे दो फिर भी मैनेज नहीं हो पाता है। इसीलिए आईएएस बनना संसाधन से संबंधित है ही नहीं। कुछ लोग कम संसाधन में भी आईएएस बन जाते हैं, और कुछ लोगों के पास सारा कुछ है फिर भी कभी आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो सर 3 चीज मैंने बोला, क्या इंडिया फ्रांस यूएई का ट्राइलेटरल, किस चीज पर रिपीट करो, न्यूक्लियर, सोलर, उसके बाद बोलो जल्दी, रेडी रहो, 5 मिनट और रेडी रहो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे क्लास, ठीक है। तो फिर से बोला न्यूक्लियर, सोलर, उसके बाद बोलना क्लाइमेट चेंज, और दूसरा प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। यानी कि हमने लगभग 4 मुद्दों पे फोकस किया है, क्लियर। और इंडिया फ्रांस यूएई में दिमाग में रखिएगा कि सर ये जो मीटिंग डिस्कशन हुआ था, ये हुआ था जब यूएन जीएमएलओ प्रेजेंट थे सितंबर 2022 में। उस समय ये मीटिंग में ये लोग तय किए थे कि हम लोग ट्राइलेटरल बनाएंगे। अरे कभी कभी नहीं होता है, मीटिंग बन जाता है, जैसे आप लवासना में जाएंगे तो जरूरी थोड़ी वहां पे आप जाएंगे तो किसी ना किसी से इंटरेक्ट होंगे ही होंगे, और वहां जाकर आप जो है अलग अलग लेवल पे काम करेंगे। तो हम किसी मीटिंग में गए हैं, और वहां फ्रांस भी अवेलेबल है, वहां यूएई भी अवेलेबल है, तो हम तीनों ने प्लान बनाया कि हम लोग अपना एक संगठन बनाएंगे। क्या क्लियर है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2022। लास्ट में बोल रहा हूं, तीनों का फैक्टर याद रखना। अच्छा, हमने सोलर क्यों बोला? क्योंकि हम सोलर अलायंस में सबसे हेड हैं, और सौर ऊर्जा में हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में। तो इंडिया का पहली बार इतना बड़ा अलायंस है, तो फ्रांस बोला कि भाई हमको उसमें जोड़ लो। ये मैं पूरा अच्छे से इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त टाई अप है। और यूएई का ध्यान रखना, हम वो कंट्री हैं जो यूएई को सबसे ज्यादा लगभग एक्सपोर्ट करते हैं, अगर बात बोलें तो अमेरिका के बाद, यानी कि दूसरे स्थान पे। और यूएई हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, मतलब जो है इंपोर्ट करवाने में, तो हमारे लिए यूएई बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेंस में यूएई धूमधाम से आएगा, कुछ समझ में आ रहा है। और अभी हमारा धीरे धीरे सऊदी अरेबिया और इस्लामिक कंट्री के साथ ठीक ठाक टाई अप चल रहा है। क्या रेडी हो? तो सर पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखना, व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द ट्राइलेटरल, क्या क्या है? कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो छोड़ा है इन लोगों ने, और ये बहुत अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट जरा देखो, ट्राइलेटरल इनिशिएटिव विल सर्व एज फोरम टू प्रमोट डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन। ये छोड़ दो, ये मतलब कहने वाली फिलोसफिकल बातें हैं जो मैंने बता दिया। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, मैं लिखवाता हूं, लिखिए। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का शेप क्या है? एम की एस, एम। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन is the most important reason in this trilateral initiative, यहां लिखा हुआ है in this trilateral initiative
इन दिस ट्राइलेटरल इनिशिएटिव। देखो यूपीएससी पूछता है ऑप्शंस कैसे, 4 ऑप्शन देगा। पहला बोलेगा कि भारत, फ्रांस और यूएई ने सोलर पे, न्यूक्लियर पे डिस्कशन किया है, लेकिन अंदर भी बहुत सारा कुछ होता है। इधर देखो, इन तीनों कंट्री ने एग्री किया है, देखो डिफेंस पे भी काम करेगा। ये मीडिया में कभी नहीं आएगा, या ऊपर कभी हाईलाइट नहीं होगा, हाईलाइट होगा सोलर, न्यूक्लियर, इस पे, लेकिन क्या बोला, डिफेंस में भी अपन काम करेंगे। दूसरा, इधर इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने में भी काम करेंगे। क्या सुन पा रहे हो? उसके बाद तीसरा, और हम लोग कुपोषण भी प्रमोट करेंगे, ताकि वर्ल्ड हेल्थ लेवल पे जो है, और जो भी इतने लेवल पे जो काम चल रहा है उन सब में उसका कंट्रीब्यूशन हो सके। देखो इंडिया जिससे भी टाई अप करेगा, क्या सिर्फ वो अपने लिए करेगा या पूरे वर्ल्ड के लिए करेगा? पूरे वर्ल्ड के पीस के लिए। भारत का ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि भारत जब भी किसी से टाई अप करेगा वो पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट सोचेगा। देखो कुछ लोग होते हैं कि सबका बेनिफिट सोचते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इतना सेल्फिश आदमी है, कुछ भी नहीं दिखेगा। घर में भी बुलाएगा किसी मेहमान को तो देख सोच समझ के बताएगा कि इतना ही खिलाम जितनी हमें खिले रहा हूं। आप समझ में आ रहा है भाई? ऐसा भी तो होता है कि ऐसे तो ये ₹1 वो उस हिसाब से खिलाएगा। समझ में आ रहा है? ये बोले कि हम गए थे, हम मांगे तो नहीं दिया, हम इसको नहीं देंगे। इस तरीके का बहुत सारा कांड होता है। अरे भाई उन्हें क्या, तुम कर दो यार। समझ में आ रहा है? हमेशा डोमिनेंट बनने की कोशिश करो। डोमिनेंट मतलब किस सेंस में, कि जब कोई आदमी आपको ₹10 दिए, आप उसको 11 या ₹12 दे दो। यार जीवन भर कम करके गरीब फील करने से अच्छा है कि कुछ एक्स्ट्रा देकर अमीर फील करो। तो नहीं होता है। जैसे रिक्शा वाले जाएंगे, बोलेगा रिक्शा वाला ₹40, ₹30 लो। अब रिक्शा वाले से आप बताइए डील कर रहे हैं, और रिक्शा वाले से आप ₹10 बचा भी लिए, दिन भर गरीब फील करिएगा। रिक्शा वाला 40 मांगे, उसको बोला चल ठीक है 45 देंगे, लेके चल। जो फीलिंग उस दिन आएगा ना, उस दिन अलग लेवल का आएगा। और बार बार शॉप में जाएंगे केस कटवाने, वहां बोलेगा ₹80, ₹80 कहां से मिले, ₹60 ला। ये जो तरीका है, मैंने बोला कि जो भी कुछ वैसे प्रोफेशन है जिसमें एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, जैसे कि आप रिक्शा चालक को दे सकते हैं, ठेला चालक को दे सकते हैं, ₹5, ₹10, ये पूरा वर्ल्ड में मतलब पूरे लाइफ में आपके जितने साल में आप जिएंगे उसमें पूरा मिला दिया जाए, तो मैंने एक बार बोला भी था, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या ₹2.5 लाख होगा जो एक्स्ट्रा आपके पॉकेट से गया है। लेकिन वो 2-2.5 लाख रुपए आपको करोड़ों में देगा। इसीलिए गरीब फील मत करिए कम करवा के, ₹5 देकर अमीर फील करिए। ज्यादा बेटर होगा कि सर ₹5 कम करवा के गरीब फील करना है, ज्यादा हो। और जिस दिन आप किसी को ₹2 देते हैं ना, किसी गरीब को या किसी देख कर फील करके देखना, उस दिन साफ लगेगा कि आज जो है ना पूरा दुनिया में आग लगा देंगे। समझ, उस दिन जो आपकी थॉट होगी, उस दिन जो आपका एटीट्यूड होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा। और जिस दिन आपने बचा लिया ₹2, उस दिन पूरा झूठ झूठ वैसे ही चलो। इसलिए निवेदन है, आप आईएएस हो, ध्यान रखा करो इस बात का, बहुत सारी चीजें मैटर करता है। देखो इधर हमने क्या सिर्फ डिफेंस में काम किया है, उसके अलावा और भी लेवल पे काम किया है, और भी लेवल पे काम किया है। और लास्ट इसमें देखो, 3 countries attempt to identify tangible cooperation on implementing the One Health approach and support the development of local capacity in biomedical। इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वन हेल्थ का जो है लिखिए, वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ पे हाईलाइट कर लेना, एपोस्ट्रोफी देके या फिर हाईलाइट कर लेना कि लगे वन हेल्थ एक जो है पॉलिसी है। तो क्या लिखा, वन हेल्थ अप्रोच इज द मेजर अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच इज द मेजर अप्रोच, लिख लिए, इन दिस ट्राइलेटरल अग्रीमेंट, इन दिस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। अब जरा गौर करना, एक इसमें अलायंस की बात की गई। देखो मैनग्रोव अलायंस, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मैनग्रोव बताया था ना। अपना टॉर्च जला लो सब। मैनग्रोव अलायंस, हो गया, इसको खत्म कर लेंगे, मतलब एटलीस्ट इसको निपटा लेंगे, तब हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैनग्रोव अलायंस, कॉमा, दूसरा लिखोगे कॉमा के बाद। आप लोग के पास पीडीएफ इसका है क्या? सभी के पास होगा? कोई बात नहीं, लिखो, अगर नहीं भी है तो लिखिएगा, मैनग्रोव अलायंस बाय यूएई, मैनग्रोव अलायंस बाय यूएई, इतना लिख लो। एंड इंडो पैसिफिक, इंडो मतलब क्या, इंडिया ना कि चाइना, इंडिया, एंड इंडो पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, एंड इंडो पैसिफिक, लिख लिए, लिखेगा इंडो पैसिफिक पार्क,
इंडो पैसिफिक पार्क लेड बाई एलईडी लेड बाई इंडिया एंड फ्रांस। इंडो पैसिफिक पार्क लेड बाई इंडिया एंड फ्रांस। तो दो पार्टनरशिप पे हाईलाइट करिएगा, एक मैनग्रोव अलायंस पे और दूसरा किस पे, जो इंडो पैसिफिक पार्क, इन दोनों पे हाईलाइट करके रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग, मतलब हेडिंग नहीं उसी में रखिएगा, लिखिएगा जो मैं बोल दे रहा हूं वो। देखो इन तीनों में मिलकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अपने साथ अभ्यास करती है, युद्धाभ्यास। तो लिखिएगा पहले आर्मी, ऐसे लिखिएगा आर्मी, और आर्मी के साइड में, आर्मी जहां लिख रहे हैं वहीं पे लिख लीजिएगा शक्ति युद्धाभ्यास। शक्ति यानी कि आर्मी जो तीनों मिलकर यहां पे अभ्यास करती है, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, शक्ति। तो एक्सरसाइज शक्ति आर्मी करेगी कि नेवी करेगी, आर्मी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा एक्सरसाइज, उसके बाद आर्मी में यहां शक्ति जहां लिखे एक साइड से ही लिखिएगा, वरुणा या वरुण, वरुण, वरुण लिखिएगा नेवी में, वरुण किसमें, नेवी में। और तीसरा लिखिए गरुड़, GARUDA, ये क्या हो जाएगा, एयरफोर्स, गरुड़ एयरफोर्स। तो ये युद्धाभ्यास भूलना मत, पहले फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला आर्मी का कौन सा होगा, शक्ति युद्धाभ्यास, नेवी का वरुण और एयरफोर्स का गरुड़। क्लियर है यहां तक, ये तीनों दिमाग में रखिएगा। इंग्लिश में इसको गरुड़ा बोलते हैं, ठीक है, ये रॉकी भाई वाला नहीं है, ध्यान समझिएगा। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि तीन याद रखिए युद्धाभ्यास। देखो क्वेश्चन ना डायरेक्टली आपसे यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता है कि ऐसा ही वाला पूछेगा कि वो पूछेगा अलग तरीके से। वो क्या पूछेगा कि ये जो है ना, ये सीधा पूछेगा कि मिशन शक्ति, वो अलग है। अब यहां पूछ दिया कि शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो स्टेटमेंट में पूछेगा, वो एक अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में डाल देगा। और उस समय ना अगर आपको तीनों स्टेटमेंट नहीं आता है तो फंस जाइएगा, इसीलिए इसको दिमाग में बस रख लेना है। लास्ट बार रिपीट कर लो क्योंकि ये आएगा। मिशन शक्ति आर्मी की नेवी, सब बोलो पहले, मिशन शक्ति आर्मी, मिशन वरुण नेवी, उसके बाद मिशन गरुड़ एयरफोर्स। प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आज के लिए अंतिम लास्ट है, इसके बाद 5 और पढ़ाएंगे। लिखो एक पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस हैज इस प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस हैज एग्रीड, सहमति हो गया इसका, एग्रीड, फ्रांस हैज एग्रीड, लिख लिए, टू बी द पार्ट ऑफ इंडियाज वीनस। वीनस कौन सा होता है, कौन सा ग्रह, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शुक्र ग्रह, वीनस मिशन। फ्रांस एग्री कर गया है इंडिया के वीनस मिशन के लिए। लाइट कह रहा है कि आज पढ़ाओ, रेडी हो ना सब, कोई नहीं बोलेगा भूख लगा है, मैं बता देता हूं, कोई नहीं बोलेगा। 5 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद नहीं। एनर्जी बचा के रखिएगा, मैं बार बोलता हूं कि इतना एनर्जी खत्म कर देंगे, यहाँ से भाव बन के निकल रहे हैं। इस तरीके का जो है अप्रोच मत रखिएगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। आप एक न्यूज सुने, आप लोग पता नहीं सुने होंगे क्योंकि उस ग्रुप में तो आदमी के लिए नहीं आता है। लवासा में ट्रेनिंग चल रहा था, सेशन उसी लंबा चल गया 8 घंटे का, 3 लोग मूर्छित हो गए। खा सकता है 3 लोग। तो ये न्यूज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये शर्मनाक है अपने आप में, समझ में आ रहा है। लेकिन सर वो मूर्छित हो गए, उनके पीछे कुछ और कारण था। एक्चुअली वो पढ़ने के कारण मूर्छित नहीं हुए, वो मूर्छित हो गए क्योंकि जहां पे वो बैठे हुए थे वहां का कुछ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया ड्यू टू एसी के कारण, और मतलब उस जगह पे काफी इतना हॉट ह्यूमिड क्रिएट हो गया जिसके कारण ऐसा हो गया। लेकिन अगर न्यूज में आता तो आम आदमी क्या सोचता है, देखो कैसा नहीं इस बार, ये जो है आम आदमी उसको अलग परसीव करता ना, तो वो न्यूज कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगा। तो एक अलग ग्रुप होता है, कमेटी होता है, सिविल सर्विस का कमेटी, जहां पे इस तरीके का न्यूज क्योंकि उनका है तो वो बताते हैं। आम आदमी के पास पहुंचेगा, वो गाली देने लगेगा, कैसा आईएएस बन गया है। जैसे बक्सर का आईएएस जो है जब सुसाइड किया, आम आदमी क्या बोला, ठीक है बेल मर गई। और बात सही है क्योंकि आम आदमी ऐसे ही परसीव भी चीजों को करेगा। एक आईएएस ऑफिसर जो इतना मेहनत करके बना है और वो सुसाइड कर ले तो शर्मनाक तो है ही, सही बात है। इतना मेहनत करके कोई क्यों सुसाइड कर लेगा। तो सर वो कमजोर था तो ठीक है, हुआ क्या ही भला करता हो। तो लास्ट लिखो, उसका जीवन का नाम लेंगे। क्या बोला मैंने, फ्रांस ने इंडिया के कौन से मिशन के लिए अप्रोच सहमति जताई है, इंडिया का शुक्र मिशन वीनस के लिए। क्लियर है यहां तक।
दूसरा पॉइंट लिखो वायरल, और वायरल का फुल फॉर्म है, इसीलिए क्वेश्चन जो है आएगा तो परेशान हो जाएगा। अब देखिए कहीं आ गया तो ठीक है। वायरल, VIRAL लिख लिए। चलो तो पहले वायरल का फुल फॉर्म ये रहा आपके स्क्रीन पे, धीरे धीरे आता हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब देख के खुद ही बताना है। V फॉर तो वीनस हो ही जाएगा, उसके बाद I फॉर हो जाएगा। हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, लेकिन सर ऑप्शन में देख लेना है पहले। देखिए यहां वीनस दिख रहा है, वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर, ये लिख लो, बच नहीं पाओगे इससे। ऐसे भी वायरल चीज से कोई नहीं बच पाता है, समझ में आया। एक बार वायरल हो गया तो हो गया, इधर का इधर। देखो रातों रात अमीर या रातों रात सक्सेस लंबा नहीं टिकता है, इसलिए सक्सेस किसी आदमी को धीरे धीरे अगर मिले, वन बाय वन, आराम आराम से, तो बहुत बेहतर है। सक्सेस अचानक से मिले तो बर्बाद हो जाइएगा। इधर जगह रहो 5 मिनट और, मतलब सीरियसली 5 मिनट और, ठीक है। सब ठीक हो ना? तो एक बार जोर से बोलो ताकि मुझे भी हिम्मत आ जाए। जोर से बोलना, यस और नो। इतना बोलना जोर से कि चंदमाई तक आवाज पहुंच जाए। ध्यान से समझना। इधर देखो तो खाए नहीं है, हाथ बाहर आ जाएगा। भाई इंटेस्टाइन के लिए मैंने बोला बताना है, ध्यान समझो। सुबह में थोड़ा दौड़ा करिए, सुबह में थोड़ा दौड़ा करिए, सभी लोग कोशिश करिए दौड़ने का सुबह में, ये तो हो जाएगा एकदम थौसा की तरह हो जाइएगा। सुबह में जो है, समझ थौसा जानते हैं, वही आदमी जिसका ऐसे है पूरा पेट निकला हुआ, चलने के लिए 4 आदमी धकेला चल रहे। अब ये जो इस तरीके का मत बनिएगा IAS ऑफिसर। और उसके भी क्या है, देखिए आप होटल में देखते हैं कि एक आदमी आता है जो टेबल पे रखकर सब सामान लेके जाता है, फ्लाइट अटेंडेंट भी वैसा ही लेके जाता है। तो वैसे फ्लाइट अटेंडेंट जो है जो टेबल लेके जाता है, उस आदमी की जगह पे इस आदमी को रख ले जिसका पेट बड़ा है, उसी पे सारा रख के उसको लेके जा रहा है, समझ में? तो ये जो है इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो बहुत लोग कहता है मोटा लोग का मजाक उड़ाते। भाई बात उसका नहीं है, मोटे लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है। सिंपल सा बात ये है कि आप सोचिए पुलिस का वर्दी में कोई आदमी इतना पेट निकल के रख, क्या शोभा देता है? भाई नहीं। तुमको दौड़ना है, तुमको किसी किडनैपर को, किसी क्राइम इन्वेस्टर दौड़ना है, दौड़ा। उसको संभाल रहा है पुलिस वाला, समझ रहा है? वो तो चोर जो है अलग भाग रहा है। तो उतना मोटा आदमी क्या दौड़ लेगा यार, इसीलिए तो नहीं पकड़ाता है, इसलिए बेचारा SP को अकेले दौड़ के जाना पड़ता है। सोचो IPS ऑफिसर भी जिम्मेदारी ज्यादा है। IPS ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कांस्टेबल को, चल दौड़, कर हमको माफ करिए, बीच में ही खत्म। IPS पहुंच के कहा है पीछे, अच्छा तो दिखाया है खाकी में। तो लॉजिक क्या है कि आप IPS बनिएगा तो आपके लिए सबसे बड़ा समस्या यही है कि आप कैसे सुधारेंगे लोकल डिपार्टमेंट को जिसका पेट निकला हुआ है। इसीलिए जानबूझकर IPS ऑफिसर SP जो है कभी कभी मैराथन कराएगा, कभी कभी कुछ कराएगा सिर्फ पुलिस वालों के लिए, कम से कम उसी बहाने करे। समझ में आ रहा है? तो खैर वो पहले से फिट रहिए और सोचो सर कितना मजा है, कम एज में हो, IAS IPS हो और एकदम तंदुरुस्त हो, जबरदस्त फिटिंग हो, तो सर अलग लेवल पे वर्क चाहिए। एक बार चश्मा लगा बाहर निकलो, हल्का हल्का दाढ़िया लटिए, पूरा बानो जुड़ा और घूमो एकदम उस तरीके का। सृष्टि जैन को कभी देखिएगा, सिंपल है लेकिन IAS ऑफिसर का अलग ही टसन होता है। एक बार वो मार्केट में गया तो पूरा ऐसा देख के सबको लग रहा है IAS नहीं हो सकता है, देख के बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए सबसे बड़ा खासियत है कि जब आप IAS बनेंगे तो आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आप IAS हैं, लेकिन जब आप निकलेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा उसके एक बात से कि हाँ ये IAS है। जो लोकल आदमी है उसका फर्क नहीं पड़े। इसलिए ध्यान रखिए कि फिट रहिए और सुबह में थोड़ा दौड़ लीजिए। अभी ठंड का दिन है, कुछ नहीं सही तो बैडमिंटन कर लीजिए। तो उस 1 घंटे से या आधा घंटे खेलने से आपका पूरा लाइफ बर्बाद नहीं होगा, लेकिन उससे आप आबाद बहुत हो जाएंगे, आपको पढ़ने में बहुत फायदा होगा, हम पहले बता देते हैं। इसलिए कोई सोचेगा सुबह उठ के नहीं जाएंगे तो आप शाम में कर लीजिए, लेकिन 1 घंटे से आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्लियर है यहां तक? 3 शक्ति कोई नहीं देखेगा कॉपी पे। शक्ति मिशन किसके लिए था? आर्मी ना। अच्छा गरुड़ किसके लिए था? दोनों मिक्सअप हो गया। गरुड़ किसके लिए था? एयरफोर्स। और नेवी के लिए वरुण। अब जरा मैंने लास्ट बोला है, जरा ध्यान से देखना, वायरल का फुल फॉर्म याद रहेगा? चलो इधर देखो, यहां पे राफेल कहीं दिख रहा है आपको? राफेल पढ़ो तो, कहीं दिख रहा है? पक्का दिख गया? सर याद नहीं है, 26 जनवरी और उसके समय में राफेल को पूरा डांस करवा गया। इसी पे तो सर कांग्रेस वाला परेशान हो गया कि 36 फाइटर जेट राफेल मंगवाए इंडिया ने, और उसका देखिए कितना पैसा है, 60,000 करोड़ रुपया। 36 के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। और अभी तक ये मुद्दा जो है सर, मतलब ये चैलेंज है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और ये वाकई में मतलब बीजेपी का सबसे बड़ा नाक का जो होता है, जो नासूर बोलते हैं, वो नासूर यहाँ क्रिएटेड है। मतलब क्या है, इधर ध्यान से देखो, 36 राफेल जेट के लिए 36,000 का मतलब 60,000 करोड़। और उसमें भी किसी ने क्लेम किया कि वो राफेल जो है वो पुराना था, उसको
वापस से मेंटेन कर कर फिर लाया गया है, यानी कि वो भी न्यू भी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए ये हर जगह आपको मिलेगा। और देखिए जो सरकार है, कभी कभी उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन सरकार का गतिविधि सरकार के जाने के बाद पता चलता है कि कितना चोर था। कांग्रेस जब तक थी कहां पता चलता था कि कांग्रेस में चोर है। जब कांग्रेस गई, बीजेपी आई, तो हर दिन देखो मशीन कम कर रहा है पैसा गिनने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? इतना ज्यादा छापा और सब कुछ हो रहा है। तो लॉजिक ये है, लिख लीजिएगा ये पॉइंट, ये जरूरी है, ये डेटा है, क्योंकि डेटा ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, आपको छापना है। लिखिएगा 36 राफेल फाइटर किससे लिया, फ्रांस से कि जापान से? अरे बहुत बड़े क्वेश्चन ही पूछ लेता है डायरेक्ट कि राफेल हमने किससे लिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। तो राफेल जो है 36 राफेल फाइटर जेट, जिसका कॉस्ट कितना है 60,000 करोड़ रुपए, ये ऑफिशियली जो है एक्सेप्टेड है। दूसरा, इंडिया और फ्रांस इसने 6 स्कॉर्पियन सबमरीन। सबमरीन क्या होता है? पनडुब्बी, पानी के अंदर रहता है और पानी के अंदर ही सारा उसका एक्टिविटी चलता है। जैसे एक टॉर्पीडो होता है, टॉर्पीडो डिफरेंट होता है, मैं साइंस एंड टेक में इसको बताऊंगा। अभी के लिए सबमरीन पनडुब्बी है जो पानी के अंदर ही रहता है, सारा एक्टिविटी उसके अंदर चलता है। अभी बस उतना ध्यान रखो। तो कितना, उसका नाम है स्कॉर्पियन, और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन हमने किससे लिया, फ्रांस से या यूएई से? यूएई से कहां लेंगे, यूएई का टेक्नोलॉजी खुद ही पीछे है। तो लॉजिक है कि हमने फ्रांस से लिया, इसलिए फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद राफेल वाला काम हो गया, बस इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। बाकी इसमें वायरल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और वायरल का फुल फॉर्म है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर हैज बीन को-डेवलप्ड बाय फ्रेंच एंड रशिया एजेंसी। लिखिएगा वायरल हैज बीन डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड रशियन एजेंसी। वायरल हैज बीन डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड रशियन एजेंसी, फ्रेंच एंड रशियन दो भी। तो फ्रांस और रशिया बनाया वायरल। आज अंतिम टॉपिक है ये। ठीक है जी। हो गया, लिख लिए? चलो लास्ट एक और है, उसके बाद हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको लिखवाया था ना वो वीनस मिशन, जो फ्रांस सहमति जताया कि हम वीनस मिशन का पार्ट बनना चाहते हैं, 2025 लिख लेना। वीनस मिशन मतलब वीनस मिशन में 2000 मतलब जो वीनस मिशन है शुक्र वाला, वो 2025 में शेड्यूल है कि वो इंडिया जो है उसको एक्टिवेट करेगा। तो 2025 के लिए ज्यादा नजदीक भी नहीं है, मतलब सॉरी ज्यादा हम लोग दूर भी नहीं है, नजदीक है, तो हमारे लिए काम का चीज है 2025। और लास्ट एक और, उसके बाद आज के लिए डन। लिख लीजिएगा सेपा, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। कहां गया सेपा, कहीं दिख रहा है? ये वाला सेपा। तो क्या है सेपा? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लिख लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक हो गया। ये देखो, इंडिया और यूएई के साथ एक ऐसा टाई अप है जो कैश, लगभग कैश में डील होगा, मतलब इंटरनेशनलाइज करें। जैसे डॉलर चाइना का यूनान भी इंटरनेशनलाइज है, रशिया का भी यूनान है, मतलब सबका जो है वो इंटरनेशनलाइज है। हम चाहते हैं कि इंडिया का भी क्या हो, इंटरनेशनलाइज हो। और हमारा मदद कौन कर रहा है? यूएई। इधर देखो, यूएई इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जो सब कुछ निर्यात यहां से करता है, उसमें यूएई को सबसे ज्यादा दूसरा स्थान पे निर्यात करता है। लिखो पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यूएई इज द सेकेंड लार्जेस्ट, यूएई इज द सेकेंड लार्जेस्ट export destination of India. UAE is the second largest export destination of India. और पहला कौन है? यूएस। तो आफ्टर यहां लिखा हुआ, आफ्टर यूएस, तो लिख लेना ब्रैकेट में, या फिर सेकंड लिख लेना, अलग से यूएस भी लिख सकते हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दूसरे स्थान पर किसको करता है? यूएई को। तो हमारे लिए यूएस जरूरी है। जरा देखना कितना करता है। यूएस डॉलर 28 बिलियन 2021-22 में हमने किया था। ये सिंबल तो आपको डॉलर का पता ही होगा,
हाँ तो ठीक है, वो डॉलर का आपको पता नहीं, कुछ लोग ऐसे ही बना देंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जहां पे वो है थोड़ा बहुत आधा उधर टंगा हुआ, नीचे उधर टंगा हुआ है, उस तरह से भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? जैसा मन वैसे बना लीजिए। तो यूएस डॉलर कितना, लगभग 28 बिलियन। 1 बिलियन में कितना होता है? 1 अरब। तो सर ठीक ठाक मात्रा में हमारे यहां होता है। 1 बिलियन में कितना? 1 अरब। क्लियर है? 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब। कोई देखा भी होगा, मतलब कोई आदमी जो 1 अरब पैसा डेली काउंट किया होगा, समझ पा रहे हैं? ईडी, इसीलिए कभी कभी ईडी डिपार्टमेंट चल जाइए। ईडी डिपार्टमेंट वाला को हैबिट होता है, वो तो देख के गड्डी पता लगा देगा कि कितना रुपए है। जो पिछले 20 साल से खाली नोटे काउंट कर रहा हो। अच्छा बैंक वाला में जाइए, बैंक वाला ऐसे गड्डी देखेगा इधर उधर और देख के आइडिया लगा लेगा, था पता। तो सर एक्सपीरियंस की बात है। खैर, तो सर इंडिया बताइए सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट किसको करता है? यूएई को। पहला किसको? यूएसए को। यहां तक क्लियर है? अंतिम यूएई में देखना, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो भी और ट्रेड हो रहा है वो इंडिया जो है, मतलब यूएई के लिए, देखो यूएई अपना व्यापार करता है तो यूएई के लिए भी भारत दूसरे स्थान पे है ट्रेड करने में। इंडिया भी एक्सपोर्ट यूएई को दूसरे पे करता है, और यूएई भी जो व्यापार करता है उसमें इंडिया को कितने पर रखता है? दूसरे स्थान पे। मतलब सबसे ज्यादा व्यापार यूएई का दूसरे नंबर पर किसके साथ होता है? इंडिया के साथ। तो आप मुझे बताओ, जब किसी दूसरे देश के साथ इस तरीके का हो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो सर एक्चुअली हमेशा यूएई जो है इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। पहले यहां तक क्लियर है? जोर से बोलो। तो सर लॉजिक है कि इंडिया का और यूएई का रिलेशन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कोई लोग निद्रा से जागे? हाँ सर जाग ध्यान से। इधर नेक्स्ट, फॉर द यूएई इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर। दिस इधर डिफेंस कोऑपरेशन दिख रहा है। तो डिफेंस कोऑपरेशन में ये अगर आपको याद रहे तब भी ठीक है, नहीं याद रहे तब भी ठीक है, लेकिन इसमें जरा ध्यान देखना, शब्दों पे ध्यान देना। एक है साउथ एशिया, दिख रहा है। उसके बाद मिलेगा इंडिया लुक्स टू एनहांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद यूएई टू काउंटर टेररिस्ट थ्रेट। इंडिया टेररिस्ट पे फोकस हमेशा किया है। और उसके बाद फिर कॉम्बैट रेडिकलाइजेशन, जो लोग भड़काते रहते हैं। हाँ ये पॉइंट लिख लो लास्ट, डेजर्ट ईगल 2 बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना, डेजर्ट ईगल 2। उसके बाद पूरा लाइन छाप दो, इंडिया का एयरफोर्स। अच्छा चलिए मैं लिखवा देता हूं, डेजर्ट ईगल 2 इज अ ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज। इसको छोड़ दो, कॉम्बैट मतलब वार, लड़ाई। क्या लिखोगे? डेजर्ट ईगल 2 इज अ, क्या लिखोगे उसके बाद? क्या बोला उसके बाद? ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इसमें फ्रांस नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ हम किसके साथ कर रहे हैं? यूएई के साथ, इसलिए हमने नाम रखा है डेजर्ट ईगल 2। यहां तक डन है? चलो आज इतना रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि चाइना ने कुछ वैसा बैलून भेजा जो बादल की तरह दिखता है, और हरामखोर उसी में कैमरा लगा के पूरा अमेरिका का नजर जो है अमेरिका का डिटेल निकाल लिया है। समझ में आ रहा है? चाइना नेक्स्ट है, चाइना ही है। यहां तक क्लियर है? पक्का ठीक है? छुट्टी होने पे आपके चेहरे पे जो है ना जो भाव खिलते हैं मतलब क्या बोले, कोई भी भाव कम वक्त जगह नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी जो आपका छुट्टी में भाव ऐसे जगते हैं, उसके बाद एनर्जी एकदम लाल हो जाएगा और उसके बाद ताकत भी आ जाता है। खैर चलिए नेचुरल है ये। हम लास्ट बार फिर से बोल देते हैं, जितना पढ़ाया हूं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा अलर्ट रहो। मैंने बार बार बोला है मेरे क्लास का अंतिम हिस्सा बहुत जरूरी हमेशा होता है, तो प्लीज अलर्ट रहो। कुछ लोग उसी में देखते हैं बस्ता ऐसे पैक करते हैं, ऐसे देखेगा समझ में आ रहा है भाई? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंस रखा करो, नहीं तो मैं बोलोगे तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ा दिया चल निकल समझ में आ रहा है? लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ मैं पैसे कमा सकता हूं, आपका कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे उसको करने आया ही नहीं। तो लॉजिक ये है कि बस दिमाग में रखिएगा कि आपका भला होने के लिए लास्ट का रुकना बहुत नेसेसरी है। तो मैं पूरा जो पढ़ाया हूं, जो लोग कुछ लोग टाइम पे आए, कुछ लोग नहीं भी आए, सब लोग के लिए मैं बराबर कर देता हूं ताकि मामला आसान हो जाए। क्लियर है? चलो आज का कॉपी देखो, जो पहला टॉपिक पढ़ाया था वो सबसे पहला टॉपिक देखो, क्या पढ़ाया था? कोलेरा। ठीक है, तो मैं कोलेरा से एक बार आराम से सबको दिखाकर सबका मेन पॉइंट लिखवाते चला जाता हूं, मतलब बोलते चला जाता हूं। आप मैच करके प्लीज रिवीजन कर लेना, ताकि घर जाकर हम, क्योंकि हमको भरोसा है कि आप पूरा देखेंगे ही, तो काम हम पहले ही करवा लेते हैं, है ना? चलिए, तो कोलेरा में क्या क्या मेन पॉइंट्स था, जरा अलर्ट रहिए, देख लीजिए, तब उसके बाद मजे से जाइए। एक और पॉइंट था, पढ़ा लूं? चलो ठीक है, तो रुक जाओ 1 मिनट दो मुझे, क्योंकि वो मेरा भी जो है पेट का पानी पच जाएगा, पढ़ा लूंगा वो, तो रुक जाओ। हेडिंग डालो एक बार, ये इंडिया यूएई के बाद ही होगा वो,
सोच के आया था वो आज बता दूंगा, देख लेता हूं, अगर इसमें नहीं होगा तो दूसरे पावर पॉइंट में होगा। पेरिस क्लब तो आई थिंक पढ़ाया था मैंने। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको लिख लो, GAI, बस लास्ट लिख लो, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ऐसे भी AI का जमाना है, तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो सब कुछ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। चैट GPT जो आएगा मैं पूरा मेंस के लिए इसमें तैयारी करवा दूंगा आपका। चैट GPT पे 100% क्वेश्चन आएगा साइंस एंड टेक में, इस पे भी 100% आएगा। तो सभी का मैं पूरा डिटेल दे दूंगा, छाप के आ जाना मेंस में, गारंटी दे रहा हूं, तोड़ ताड़ दोगे। मैंने बोला सिलेक्शन और रैंक IAS बनोगे कि नहीं, मेंस डिसाइड करेगा, सिर्फ मेंस। मेंस पे नंबर इतना उड़ेल देना है ना कि इंटरव्यू का सबसे मिनिमम नंबर आपको क्वालिफाई करा दे, ये ध्यान रखना। इसे मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस को नहीं ले तो ले लिख लीजिए, GI लिख लिए, जोर से बोल लो, बोलने की हालत में हो ना, या फिर अंतिम में कि नहीं सर आप थोड़ा भाव पड़ के जाने नहीं, अरे मत करना भाई। चलो GI लिख लिए, अब इसमें सिर्फ एक लास्ट वर्ड लिख दो, उसके बाद आगे करेंगे। पहले लिखना GI, ये जो लाइन लिखा हुआ लिखिएगा, तो GI इंपैक्ट, यहां से लिखना GI इंपैक्ट आने वाले समय का मतलब ये सचिन तेंदुलकर है टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, GI। तो लिखिएगा GI इंपैक्ट इज लाइकली टू ग्रो एज ए टेक्नोलॉजी, उसके बाद छाप लो। हो गया, टू इवॉल्व एंड इंप्रूव लिख लिए। दूसरा लाइन बस लिख लो, लिखिएगा GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक है GI एक है GOI। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had started to use GAI, started to use GAI in different sectors। अब यहां से छाप लेना, फिर से बोल दूं, छूट गया। चलो तो क्या बोला हूं, पहला बोला हूं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड, यही बोला हूं ना, आगे उसके बाद क्या बोला हूं, हाँ, स्टार्टेड टू यूज GAI इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड अदर्स। डन। तो GI याद रखना, GI में एक बार और डिस्कशन कराऊंगा आपको आगे, एक जगह इसका इस्तेमाल है, तो अभी के लिए झलक खाली ले लो, मेरे लिए उस समय समझाना आसान रहेगा। हो गया पक्का, ठीक है GI। अब उसमें ओ शिट, चलो ठीक है, अभी बोल रहा है छोड़ देने के लिए, हाँ कह रहा है बंद कर दीजिए, चलिए ठीक है बंद कर देंगे। तो चलो जो जितना बताया हूं फिर भी मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं, आप मेरे को बोलते जाना, मैं रिपीट करवाते जाऊंगा। अपना पहला पेज ओपन कर लो, उसको ओपन करके खत्म करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, कोलेरा। कोलेरा एक्यूट है कि क्रॉनिक है, एक्यूट है, क्या समझ में आ रहा है। कोलेरा सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे करेगा, इंटेस्टाइन को या लंग्स को, इंटेस्टाइन को। कोलेरा के बाद दूसरा टॉपिक बोलो, तो टूरिज्म। टूरिज्म में मैंने आपको 2-3 बात बोला, गुजरात इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ कच्छ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद धोलावीरा, क्या धोलावीरा यूनेस्को का पार्ट है, ये दिमाग में रखिएगा, क्या मैंने बताया ना ये। अब उसके बाद टूरिज्म में इंडिया में आपको पता है कि इंडिया का प्रमोशंस बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, अलग अलग लेवल पे टूरिज्म सेक्टर इंडिया में ग्रोथ कर रहा है, उसके लिए बहुत सारा चीज है। ग्रीन शिपिंग एक शब्द बताया था मैंने, ग्रीन शिपिंग का मतलब क्या है, वो जहां जिसमें पेट्रोल डीजल ना यूज कर कुछ ऐसा यूज करें जिसका सोर्स वापस से रिन्यू हो सके, हमको उस लेवल पे काम करना पड़ जाए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा बोलो, क्या बोला, हाँ ई कोर्ट। आजकल ई कोर्ट के जजमेंट के थ्रू हम चीजें बहुत आसान कर चुके हैं, और मैंने बोला कि ई कोर्ट के कारण लोगों का टाइम बचता है या बर्बाद होता है, बचता है, पैसा भी बचता है, और ई कोर्ट के चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, नेटवर्क का, सबको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में पता नहीं है, ये सारा कुछ चैलेंज भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ई कोर्ट समस्या ठीक है, क्योंकि इसने लगभग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी 2 करोड़ से ज्यादा केसेस को ठीक ठाक लेवल पे पहुंचाया है। क्लियर यहां तक, जोर से बोलो ना। लास्ट 4th पॉइंट,
क्या बोला? सिकल सेल डिजीज। तो मैंने सिकल सेल डिजीज के बारे में बोला, हसुआ सिक्का। इसमें मेन होता है आरबीसी, और आरबीसी कंट्रोल इस तरीके से करता है कि चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, जिसके कारण इंस्टेंट डेथ का भी संभावना पूरा बनता है। इसमें दो टाइप मैंने बोला था, एक बोला था सिकल सेल अनीमिया, दूसरा सिकल सेल क्राइसिस। याद रहेगा, एक होता है ब्लॉकिंग के कारण क्राइसिस हो जाएगा, और जब सिकल सेल जो है डिसफंक्शनली ठीक से फंक्शन ना करे तो एनीमिया क्रिएट करेगा। क्लियर है यहां तक? सिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके कारण ऐसा शेप बन जाता है जो हंसुए टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया केनिया टाइप। तो मैंने इंडिया केनिया टाइप के लिए कौन से आर्किपिलागो का बात बोला है? लामू आर्किपिलागो। और इंडिया केनिया का टाइप बहुत पुराना है, उसमें उसका बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी है जो आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया केनिया के बाद इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटरल, और मैंने बोला इंडिया फ्रांस यूएई के साथ ट्राइलेटरल हुआ है। क्लियर है यहां तक? इस ट्राइलेटरल का सबसे मुख्य बात यह है कि लोग लगभग हर कुछ पे किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सोलर, न्यूक्लियर, बताया था ना, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सारे मेन मुद्दों पे ज्यादा चर्चा हुआ है। क्या इन लोगों ने डिफेंस पे बात करी है, नहीं करी है? यस। तो जब कभी ऑप्शंस में अगर आए कि ऑप्शन आ रहा है कि इंडिया जो ट्राइलेटरल किया वो सिर्फ ओनली वर्ड है कि डिफेंस और इसके लिए किया है, तो क्या सही है गलत? गलत, क्योंकि इंडिया में सिर्फ उस जो है ट्राइलेटरल सिर्फ सोलर या न्यूक्लियर पे नहीं, बल्कि सभी पे हुआ है। क्लियर है? राफेल जो हमने लिया 36, किससे लिया? फ्रांस से। यूएई के साथ हमारा एक युद्धाभ्यास चलता है, क्या नाम है? ईगल 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 2 की ईगल 1, ईगल 2। अच्छा, अब बताना जा रहा हूं, वरुण एयरफोर्स की नेवी, नेवी, गरुड़ एयरफोर्स, आर्मी के लिए शक्ति। ध्यान रहेगा, ये तीनों ट्राइलेटरल है कि किसी दो के साथ है? अरे भैया ट्राइलेटरल है, ये तीनों जो है तीनों को मिलाकर नाम दिया हुआ है। मतलब जब इंडिया का भी सेना और उसके बाद यूएई का भी और फ्रांस का भी तीनों रहेगा, तब ये वरुण, गरुड़ और ये शक्ति इस्तेमाल होगा। क्लियर है? लेकिन क्या ईगल में इंडिया यूएई के अलावा फ्रांस होगा क्या? नहीं, वहां सिर्फ कौन होगा? इंडिया एंड यूएई। आप मुझे बताइए, हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए के बाद किसको करते हैं? यूएई को। और यूएई का सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया में होता है, दूसरे पे के तीसरे पे? दूसरे पे। क्या यहां तक क्लियर है? तो इंडिया और यूएई का, फ्रांस का आपको एक अलग लेवल पे टाई अप दिखेगा, जिसमें इंडियन ओशन में बहुत महत्व रखता है। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा कुछ कराया क्या? जीआई, जो अभी मैंने कराया। तो जीआई में मैंने जो बोला उसमें सिंपल याद रखिएगा कि ये अभी शुरुआत में बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आने वाले समय में इसको हर जगह पे इस्तेमाल करेगी। क्या क्लियर है यहां तक? ईमानदारी से बोलो, क्या मजा आया? नहीं भी आया तब भी हाँ बोलना है, जोर से बोलो, ऐसा नो। तो सर आपसे निवेदन है, आप रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।